सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के तौर पर यहाँ हमारे साथ उपस्थित डॉक्टर आर स्टालिन, डिप्टी डायरेक्टर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, एट्रोसिटीज़ एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स विंग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स से डायरेक्टर श्री पूर्णेंदु कांत जी और कंसल्टेंट श्री आर के दुबे जी, विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों, लीगल फ्रेटर्निटी के सदस्यों, मेरे सहयोगियों और देश भर से हमारे साथ जुड़े सभी सम्मानित प्रतिभागियों का द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट एंड एक्सेस टू जस्टिस स्ट्रेंथनिंग लीगल प्रोटेक्शन फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ विषय पर आज के राष्ट्रीय वेबिनार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं न्याय, जस्टिस, समानता, इक्वालिटी और गरिमा, डिग्निटी से जुड़े इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करने के लिए सभी सम्मानित वक्ताओं और प्रतिभागियों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। यह वेबिनार डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की सेंट्रल सेक्टर स्कीम डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस 2O स्कीम के लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत आयोजित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देना और समाज के कमजोर तथा हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए न्याय तक पहुंच को मजबूत करना है, जिससे नागरिकों को उनके अधिकारों और उनके लिए उपलब्ध कानूनी उपायों लीगल रेमेडीज की जानकारी प्रदान करके सशक्त बनाया जा सके। भारत सरकार समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ अपराधों को रोकने और अपराधियों पर मुकदमा चलाने के मामलों को बहुत ज़्यादा महत्व देती है और इसे सुनिश्चित करने के लिए कई कदम भी उठाए हैं। एससीज और एसटीज के अधिकारों और हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटी का गठन किया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कई महत्वपूर्ण संवैधानिक सुरक्षा उपाय हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में ही एससीज और एसटी सहित सभी नागरिकों के लिए सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल का प्रावधान है। इसके अलावा एससी और एसटी के लिए आर्टिकल 46 के तहत डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्टिव सेफगार्ड्स, आर्टिकल 17 के तहत सोशल सेफगार्ड्स, आर्टिकल 54 के तहत एजुकेशनल और कल्चरल सेफगार्ड्स, पॉलिटिकल सेफगार्ड्स अंडर आर्टिकल 330 एंड 332 रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड रिजर्वेशन लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और आर्टिकल 16 के तहत सर्विस सेफगार्ड्स जैसे संवैधानिक प्रावधान हैं। आर्टिकल 46 मैंडेट दैट द स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ पीपल एंड इन पार्टिकुलर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation. The Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989 शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सदस्यों के खिलाफ अत्याचारों को रोकने और पीड़ितों को न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक विशेष कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इस अधिनियम के प्रावधानों, सुरक्षात्मक उपायों और निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाना पीड़ितों तथा प्रभावित समुदायों के लिए बेहद आवश्यक है, ताकि ये कानूनी सुरक्षा उपाय वास्तविक और सार्थक न्याय में बदल सकें। हम अपने विशेषज्ञों से संवैधानिक प्रावधानों और एससी और एसटी के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए सरकार की संबंधित योजनाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। दिशा 2 योजना के तहत विभिन्न कार्यक्रमों, लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, टेली लॉ, न्याय बंधु और विधि संजीवनी के माध्यम से जागरूकता लाकर और कानूनी सहायता तक पहुंच को सुगम बनाकर नागरिकों और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के बीच की दूरी को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे हस्तक्षेप हाशिए पर पड़े उन समुदायों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं जिन्हें कानूनी जागरूकता की कमी, सामाजिक और आर्थिक कमजोरियों या औपचारिक न्याय तंत्र तक सीमित पहुंच के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि यह चर्चा एक अधिक समावेशी समाज, मोर इंक्लूसिव सोसाइटी के निर्माण की दिशा में सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करेगी,
जहां हर व्यक्ति गरिमा और आत्मविश्वास के साथ अपने अधिकारों का उपयोग कर सके और न्याय प्राप्त कर सके। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर सभी सम्मानित वक्ताओं और प्रतिभागियों का स्वागत करता हूं और वेबिनार की कार्यवाही को आगे बढ़ाने का अनुरोध करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपके इस मार्गदर्शन के लिए। आज के हमारे इस वेबिनार का विषय है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट एंड एक्सेस टू जस्टिस स्ट्रेंथनिंग लीगल प्रोटेक्शन फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। Before I move forward with the introduction of our panelists, I would like to throw some light on today's topic. As we all know, our Indian Constitution, which lays down the philosophy of governance of this country, begins with the preamble. And the preamble begins with "We, the people of India." Since it is "We, the people of India," without any exclusion, it includes all the citizens, including people of SCs and STs. आप सबको पता होगा हमारा कानून 1950 में लागू हुआ था, बट इसके तुरंत बाद 1951 में इसका पहला संशोधन किया गया। 1951 के फर्स्ट अमेंडमेंट में बहुत सारे आर्टिकल्स में संशोधन किया गया था, बट इसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल था आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 बताता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसके तुरंत बाद ही एक लैंडमार्क जजमेंट आता है चंपकम दुरईराजन का, और उसके बाद आर्टिकल 15 के अंदर क्लॉज 4 इंसर्ट होता है। क्लॉज 4 में बताया गया है कि स्टेट कैन प्रोवाइड प्रोविजंस फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड बेटरमेंट ऑफ पीपल ऑफ SCs, STs, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। और जहां तक बात है हमारे SC ST एक्ट की 1989 की, इसका भी एक इवोल्यूशन रहा है। इससे पहले भी हमारे देश में अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 रहा था। उसके बाद 1976 में इसको रीनेम करके प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट बना दिया गया। एंड एज PCR एक्ट कवर्ड ऑफेंसेस ऑफ अनटचेबिलिटी बट नॉट ऑफ अट्रॉसिटीज अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ SCs एंड STs। तो इसलिए अभी का जो हमारा कानून है 1989 का, वो लागू किया गया था। आपको इस विषय में विस्तार से हमारे आज के पैनलिस्ट बताएंगे। सो टुडे वी हैव विद अस Dr. R. Stalin. He is presently serving as Deputy Director, National Commission for Scheduled Castes, Government of India, where he heads the Atrocities and Protection of Civil Rights Wing. He holds a PhD in Criminology, Sociology. He has extensive experience in examining complaints relating to atrocities, discrimination, and violations of constitutional and statutory safeguards for scheduled castes. I welcome you, sir. Next, we have Shri Purnendu Khan, sir. He is presently serving as Director, National Commission for Scheduled Tribes. He has extensive experience in policy formulation, administration, and handling legal matters. He holds an MSc in Physics and LLB from University of Delhi. He has also undergone executive training at Public Administration International, London, and IIM Lucknow. I welcome you, sir. Next, we have Shri R.K. Dubey, sir. He has retired as Director in the National Commission for Scheduled Tribes, and presently he is working as a consultant in the commission. He has over 25 years of experience in dealing with the issues pertaining to the SCs and STs, including the cases of atrocities committed against them. He had also headed the Atrocities and Protection of Civil Rights Wing of NCST for a substantial period. I welcome you also, sir. And to begin with, we have Dr. R. Stalin, sir. He'll be speaking on the topic Access to Justice for Scheduled Castes, Legal Safeguards and Effective Implementation of the SC/ST Prevention of Atrocities Act. Sir, please. Honorable Joint Secretary, sir, Shri Suresh Kumar ji, and Director Yashasvi Kumar sir, and Purnendu Khan sahab, Director NCST, and R.K. Dubey ji, former Director and present Consultant of National Commission for Scheduled Tribes. The first disclaimer from my side is, I'm from deep south, and I'll try to present my presentation in Hindi and English bilingual. Definitely there will be a mistake in my Hindi, and I appreciate, and you people please, kindly avoid if any mistake on my language part. And thank you, sir, for this wonderful opportunity, because after 1.5 years, I'm just giving a lecture. Lecture is my job, but after 1.5 years, I'm delivering a lecture. It's quite a longer period of time. So, बहुत समय हो गया है मैं lecture delivery करके.
अभी क्या है, हम आज अट्रॉसिटीज एक्ट बारे में डिस्कस करने वाला है। स्पेशली हम एक्सेस टू जस्टिस फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में अब आज हम बात करने वाला है। टॉपिक के जाने के पहले मैंने एक चीज एक्चुअली बोलना चाहता हूँ, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग द क्राइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम एक एक्ट का अंडरस्टैंड करने के पहले एक क्राइम का अंडरस्टैंड करना पड़ता है। बिकॉज इन जनरल हम बोलते हैं एक एक्ट क्या एक्सप्लेन करते, एक एक्ट का एक्चुअली हम कानून बोल दिया इस एक्ट कंसिडर एज क्राइम, वो क्राइम है, बट ऐसे नहीं है। देख लीजिए, लिसनिंग टू अ म्यूजिक इन एयरपोर्ट, आपने म्यूजिक सुन रही है एयरपोर्ट पे, मैं बोल रहा हूँ वो क्रिमिनल ऑफेंस है। कितने लोग उसका एक्चुअली मानते हैं वो क्रिमिनल ऑफेंस है करके? हियर listening to music is a criminal offense. How many of you will agree to it? No one? Okay. In your home, in your room, listening to the music, it's not a criminal act. But when you are in a room shared by your friend who is having an exam next day and an interview next day, and you are listening to the music and singing la 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 la, then what your friend will do? What your friend will do? अबे बीप साउंड ज्यादा डालना पड़ते, फिर बाहर निकाल करके बोल देंगे, ठीक है। सेम सेकेंड सिनेरियो, इन अ मीटिंग लाइक दिस, हॉल लाइक दिस, व्हेन अ ऑफिसर इज टेकिंग अ मीटिंग, यू आर लिसनिंग टू द म्यूजिक ला 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 ला, एक्ट का क्राइम है? नहीं है, वो भी नहीं है, बट वो तो डिसिप्लिनरी इनडिसिप्लिनरी हो जाएगा, तुरंत मेमो मिल जाएगा, तुरंत चार्जशीट भी निकलेगा, ठीक है। एंड तीसरा सिनेरियो, सुप्रीम कोर्ट पे you had been called by the judge in a witness box, you are listening to the music, and saying la 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 la, humming. Fair? It's a contempt, it's an offense, you will be sent to the jail. So earlier you said that listening to the music, it's not a criminal act, but now you are saying listening to the music is a criminal act or not? How many of you are agreeing that listening to the music is a criminal act now? Yes, when it's come to actually what decides crime based on 4 parameters in criminology. Okay, number 1, time. There are 4 elements which decides whether that act is crime or not. Number 1 is time. Number 2 is the situation. Number 3 is location. And number 4 is the person who against whom you are doing it. So these 4 actually elements decides whether that act is a criminal act or not. Certain act is actually acceptable in the daytime, but the same act is not at all acceptable in the night time. Right? Certain act is acceptable in certain situation. When it's come to your life, to protect your life, you are killing someone, it is actually self-defense. Right? In that situation, if you killed someone, it is self-defense. That act is self-defense. But if there is no self-defense, you are killing someone, in that situation it becomes a crime. Same when it's come to a location, marijuana, using marijuana in India is an offense. But the same marijuana, if you use it in Netherlands, it's not an offense. वो actually ये criminal act नहीं है. Same, आप अभी एक सामने वाला आदमी छोटा बच्चा है, right? If it is an younger age and certain act against that younger age is actually minor is considered as crime, but if it is before the adult, it is not considered as crime. If it is a person is physically challenged or visually challenged, against them it is considered as crime, not others with, it's not crime. Likewise, the elements, 4 elements, time, situation, location, and the person whom you are doing that act against determines whether that act is crime or not. When it's come to the scheduled caste population, certain acts which we are doing against them, it's considered as a crime because it has a history of discrimination, history of untouchability, history of not allowed them to move freely, and history of actually keeping them as a very lower level or a subaltern stage पे रखा गया है, right? So उनको ऊपर कुछ चीज हो रही है ना, वो consider as a crime, उनका क्यों actually ना protect करने के लिए. देख लीजिए हमारे पास संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंट्रल एक्ट्स है,
स्टेट एक्ट्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इतने होने के बावजूद भी हम ऐसे स्पेशल एक्ट्स ले आना पड़ रही है, क्यों? दैट्स द क्वेश्चन. क्यों हमको लेके आना पड़ती है? देख लीजिए, लीगल सेफगार्ड इज देयर फॉर एवरीवन. वेदर दैट लीगल सेफगार्ड सबको पास एक्चुअली पहुंच गया नहीं पहुंचा, दैट्स द क्वेश्चन. कितने लोगों के पास एक्चुअली वो अपॉर्चुनिटी मिला है, दैट्स अ क्वेश्चन आ रही है. ठीक है, सो अभी देख लीजिए वो एग्जाम्पल हमने बोल रहे हैं, मेरे खाना रखा है 7th फ्लोर पे, ये इस मीटिंग के बाद सब आके खाना खा सकते, मैंने सबको खाना प्रोवाइड कर रहा हूं, बट आप आ जाओ, खा जाओ, निकल जाओ, मेरे को क्या है, ऐसे नहीं बोल सकते. वेलफेयर स्टेट, वी हैव केप्ट द लीगल सेफगार्ड्स, but at the same time a welfare state is also required to make sure that has been reached all the population or not. So all population is not equal population, right? So we cannot bring the equality principle here. What we are actually bringing here is an equity principle. Certain population needs more than what required. उनको थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ता है, so that they'll get the access to the food. So to get the access to the actually justice, what are all the things which are facing for several centuries, we actually brought the special act which is called as SCST Prevention of Atrocity Act 1989. So in that actually, we are actually, how they are actually accessing to it. There are good number of provisions, good number of actually, sections there in the act as well as in the rules, which will be covered by my other speakers also. And let's start with my presentation. I have covered, if you see the title slide, evaluating through 5 dimensions of access to justice. When it's come to access to justice, throughout the world, that access to justice has been actually evaluated based on 5 parameters. Number 1 is efficiency. Number 2 is quality. Number 3 is fairness. Number 4 is accessibility. And the last one is integrity. So, मेरा actually presentation आज ये 5 actually parameters को लेके, ये 5 dimension को लेके कैसे access to justice ये दलित समाज के लिए, शेड्यूल कास्ट समाज के लिए actually हम कोशिश कर रही है मिलने के लिए. That's what my area of point of discussion today. The first slide please. Yes, as I told you, Constitution is an instrument of a social transformation. हम society को actually transform करने के लिए equality लेके आना है, abolition of untouchability करना है, dignity and life को actually protection देना है. And इस चीज के लिए हमने PO Act, rules and other special protective and penal measures हमने लेके आया है. But उसका actually implement करना है. So implement कैसे actually implement करेंगे, वो implement ठीक तरीके से हो रही है सोसाइटी पे, कैसे हम असेस करेंगे, ये सारा चीज एक्चुअली है ना, ये एक्सेस टू जस्टिस पॉइंट के अंदर है. सो एज आई टोल्ड यू, लॉ it's not only to provide the legal safeguard, but is also we need to ensure access to justice, which is actually ask whether that safeguard actually reaches the victim or not. Because पहले जैसे नहीं है. पहले if you take ना, law has been made based on the offenders. पूरा offenders को सोच के हमने कानून बनाया है. इनको कैसे actually हम punish करेंगे? Eye for an eye, tooth for a tooth, hand for a hand, leg for a leg, completely retributive in nature. So अब सबको पता है. But अभी ऐसे स्थिति नहीं है. अभी हम victim को more focus कर रही है. Victim centric laws लेके आ रही है ज्यादा. So victim centric law मतलब victims actually vulnerable population are more in number in country like India. So vulnerable population पे scheduled caste and scheduled tribe population are more vulnerable when it's because of their caste identity. So उनको actually protect करने के लिए हमने ये law लेके आया है. इस law को accessibility कैसे है वो verify करना पड़ता है. Next. Very importantly, the constitutional provisions, which I already covered it, that Article 15, Article 17 and Article 21, which actually,
talks about the equality, abolition of untouchability, life, dignity and meaningful protection, सब हमने discuss कर लिया है. When it's come to PO Act 1980 and a special act, which is actually focusing on the atrocities against the scheduled castes and scheduled tribes, which actually creates a criminal accountability against the individual who commits certain acts against the scheduled caste population, which provides special and exclusively special courts for them. And as I told you, मैंने बोला ना, victims and witness rights oriented है ये. इस पे एक्चुअली ड्यूटीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स भी एक्चुअली हमने इस पे डिटरमाइन किया गया है. बेस्ड ऑन दैट वी हैव मेड अ रूल्स टू इंप्लीमेंट इट. इन दैट वी कवर्ड द इन्वेस्टिगेशन रिक्वायरमेंट, we covered the relief and rehabilitation, we covered the travel and maintenance support, we covered the preventive measures, and we also covered the monitoring mechanisms for that. So this actually it's a statutory pillar. Now the statutory pillar has been created. हमने statutory pillar बना दिया है, but इसको implement कैसे करें, कैसे हम उनके तरफ तक लेके जाएंगे, पहुंचाएंगे कैसे? That is the question. So if we move on to the next slide, next, yes, move on to the next slide. So it is decided based on the 5 elements or 5 dimensions, as I told you. Access to justice, basically as I told you, it's a victim centric approach. The first one is efficiency. Efficiency means what? Whether is justice has been delivered in time or not. And if you take the SC/ST Act to cover the access to justice, first point is efficiency. Is that justice delivered in time? In this area, we have actually identified 5 points. Number 1 is whether the prompt FIR has been registered or not. Number 2, whether this entry into justice process has been शुरू हो गया है नहीं है, वो देखना पड़ता है. तीसरा है investigation without any avoidable delay. Fourth, speedy prosecution and trial होना चाहिए. 5, at least a minimum unnecessary adjournments रखना है. And 6, timely relief and rehabilitation मिलना है. And timely appellate process होना है. सब टाइम पे होना है. जस्टिस का एक्चुअली एफिशिएंसी कैसे डिसाइड होते हैं, वो टाइम से बेस्ड है. टाइम पे जस्टिस नहीं मिलेंगे तो वो जस्टिस ही नहीं है. आज इन्होंने एक अत्याचार हुआ है एक दलित के ऊपर, उसको रेमेडी एक्चुअली 5 साल 6 साल के बाद मिल रही है. मतलब उसका रेमेडी का वैल्यू क्या है? वैल्यू ही नहीं है. सो इसका एक्चुअली वो एफिशिएंसी के बारे में लेके आने के लिए इस एक्ट पे सर्टेन है ना सेक्शंस बनाया गया है. नेक्स्ट स्लाइड, यू कैन चेंज इट प्लीज. हाँ, आई थिंक इट इज विजिबल. यस. तो इफ यू टेक द सेक्शन 14(1) to 3, which talks about, as I told you, the special and exclusive special court for the speedy trial. Section 14 पे A to 3 to 4, 90 days पे अपील ऑर्डिनरी होना है. चार्जशीट एक्चुअली 2 महीने के अंदर करना है. ट्रायल एज फार एज पॉसिबल जल्दी होना है. डे टू डे एक्चुअली इसका मॉनिटर करना है. एडिक्वेट कोर्ट होना है, एक्सक्लूसिव कोर्ट्स होना है, स्टेट पे है. देन स्पेशल एंड एक्सक्लूसिव स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होना है. रूल पे देखेंगे तो इन्वेस्टिगेशन टॉप प्रायोरिटी पे लेना है. रिपोर्ट एंड चार्जशीट एक्चुअली 60 डेज के अंदर ही करना है. इफ डिले होंगे तो क्यों डिले हो रहे करके रिटर्न एक्सप्लेनेशन लेना है. रूल 12(4) बोलते हैं एक्चुअली इमीडिएट रिलीफ इन कैश और काइंड और बोथ विद इन 7 days पे देना है. And rule 16 and 17 and 17A that periodically state, district and sub divisional level vigilance and monitoring होना है. ये सारा एक्चुअली है ना बात करते हैं टाइम के बारे में. So ये actually act है ना which talks about timely, which is the integral part of the efficiency, the first parameter of the access to justice. If you take any law throughout the world, access to justice को analyze करने के लिए पहले चीज आती है efficiency. Efficiency मतलब
ये जस्टिस ऑन टाइम पे डिलीवर हुआ नहीं हुआ। सेकेंड चीज होती है क्वालिटी। इधर क्वालिटी को कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं, ये चीज है वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी होते हैं क्लासिफिकेशन एंड करंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी, अट्रॉसिटी का। आप पीओ एक्ट आप सभी लोग पढ़े होंगे, पीओ एक्ट पे 3(1) एंड 3(2) which has A, B, C, D, E, F, G, H, Z तक, then Z A, Z B, Z C, Z C तक, ऐसे 37 clear penal explanations है and classifications है atrocities का। वो सारा atrocities को actually उसका correct identify करके हम register करना पड़ता है। Otherwise आपको क्या होगा मालूम, as I told you ना, that element ही change हो जाएगा। The time, situation, location and the person whom against that criminal act has been conducted, वो सारा चीज को understand करके उस हिसाब से हम उस section हम लगाना पड़ती है। वो सही तरीके से section हम नहीं लगाएंगे तो वो quality actually नहीं मिलेगा access to justice पे। The correct statutory provisions and ingredient is very important when it's come to the quality। and 3 है competent investigation। 4 है proper recording and preservation of evidence। evidence को properly हमने preserve करना पड़ता है। then effective prosecution होना है and proper implementation of victims and victim safeguards है। ये सारा actually quality पे आते। simply बोल देंगे तो is quality justice delivered correctly or effectively, that determines whether that is a quality or not, second dimension pe। and there are good number of sections covers that as well in the PO Act, especially section 4(1) to 3, wherever that the act actually clearly says that penal accountability for willful neglect, any public servant who actually willfully neglect, ठीक तरीके से धारा नहीं लग रही है, इन्होंने ठीक तरीके से ये केस को देख रहे नहीं, क्या क्लासिफिकेशन है वो आइडेंटिफाई नहीं कर रही है, मतलब इन्होंने विलफुल नेग्लेक्ट कर रही है उस चीजों को। सो विलफुल नेग्लेक्ट करेंगे तो उनको एक्चुअली सजा मिल जाएगा, उनके ऊपर भी पीनल एक्शन हो जाएगा करके ये एक्ट पे लेके आया है वो। दैट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट सेक्शन इन द एक्ट, सेक्शन 4, act which actually take action against the public servant if any misconduct or willful neglect happened in the act। section 14 to 15 specialized court and prosecution architecture है ना, that is also for the quality purpose only। 15A which talks about the rights of the victim, there are good number of subclasses has been given by the act for the rights of the victims and witnesses, वो actually quality के लिए हमने लेके आया है। especially rule पे, rule 4 supervision by supervision of the prosecution, submission of the report, investigation by the DSP level officer, investigation and uska protection cell will monitor, all those things comes under the quality। third cheez actually hote hai fairness। in fairness again I am telling you rights of the victim and witness comes into picture here। am I treated equally, am I treated with the dignity, am I given a voice properly? इंडिया पे क्या प्रॉब्लम है ना, ये पूरा कानून एक्चुअली ऑफेंडर सेंट्रिक है। ऑफेंडर को अरेस्ट करते हैं, ऑफेंडर के ऊपर एक्चुअली विटनेस लेके आते हैं, ऑफेंडर को एक्चुअली सजा मिलते हैं, ऑफेंडर्स सारा ऑफेंडर्स के लेके ही चलते हैं। बट बिकॉज ऑफ दैट ऑफेंडर देयर इज अ विक्टिम, प्राइमरी विक्टिम है, सेकेंडरी विक्टिम्स है, टर्शियरी विक्टिम्स है, 3 कैटेगरीज ऑफ विक्टिमाइजेशन हुआ है। बट उनको है ना विक्टिम्स को पता ही नहीं चलती है उनको केस पे क्या चल रही है करके। वो राइट को स्पेशली डिटेलली हमने एक्चुअली डिस्कस किया गया है, ये प्रोविजन ने दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एज सेक्शन 15A ऑफ दिस एक्ट विच टॉक्स अबाउट द फेयरनेस, दैट इज द थर्ड पैरामीटर। फोर्थ पैरामीटर आते हैं एक्सेसिबिलिटी, इजी एंट्री इनटू द सिस्टम, वेदर उनको एक्चुअली सब एक्चुअली मिल रही है, इंफॉर्मेशन एक्चुअली उनको लेना चाहते हैं, एंड प्रोसीजरल असिस्टेंस, लीगल असिस्टेंस उनको मिलना है, एंड ट्रैवल एंड मेंटेनेंस सपोर्ट देना है पुअर पीपल को कोर्ट अटेंड करने के लिए, एंड उनको प्रोटेक्शन देना है, दूसरा विक्टिमाइजेशन और एक विक्टिमाइजेशन उनके ऊपर नहीं होना है करके, ये सारा एक्सेसिबिलिटी पे आ जाएगा। अदरवाइज विटनेस हॉस्टिलिटी इंडिया पे इट्स अ बिगेस्ट प्रॉब्लम।
सो उसका प्रिवेंट करने के लिए, एक्सेसिबिलिटी देने के लिए हमने फोर्थ पैरामीटर रखा है. फिफ्थ पैरामीटर कम्स इंटीग्रिटी, विच एक्चुअली टॉक्स अबाउट द अकोमोडेटिविटी ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटीज. इम्पार्शियलिटी नहीं होना है, फ्रीडम फ्रॉम दी कास्ट प्रेजुडिस होना है, इफेक्टिव सुपरेशन होना है. ये सारा एक्चुअली 5 पॉइंट्स है ना, that these 5 dimensions which embedded in the POA framework, which actually gives the access to justice for the people of scheduled caste. Next please. Yes, as I told you, this is as the organizations, like the institutions like constitutional bodies like National Commission for Scheduled Caste and National Commission for Scheduled Tribes, these bodies actually bridging the statutory safeguards and the access to delivery, access to the justice delivery system. One is efficiency. There we actually focuses on the timeless, then investigations, reliefs, case progress, ये सारा ठीक तरीके से हुआ, that will be monitored by the commissions. And quality पे whether the correct provisions has been taken or registered in the FIR, whether the competent investigation and authority has been appointed, whether the evidence has been collected properly and stored properly. In fairness, we the commissions actually focus on the section 15A, which is rights of the victims and witnesses, hearings and protections and dignity has been provided to them. And fourth is accessibility. What are all the information, support, relief and rehabilitation system they have got it. And the last one is in integrity, whether there would be any neglection is there by the government authorities, whether section 4 is need to be implemented or not, whether actually what kind of monitoring the commission need to do, all these things which has given by the article 338 of the Constitution of India to the commission, National Commission for Scheduled Caste and National Commission for Scheduled Tribes. Next please. So with this, the access to justice for the, scheduled caste, we need to, build more. Access to justice, it's not, happens in a day. As I told you in the beginning, only 845 central acts are there. But when it's come to implementation to the ground level, ideal to implementation, there is a huge gap still prevails. Those gaps need to be addressed. Those gaps need to be addressed through these 4 parameters only. One is legal literacy. Second one is stakeholder sensitization. Fourth one is institutional coordination. And fifth one is data-based monitoring karna hai. So five dimension I told you all. So efficiency requires coordination. Quality requires capacity. Fairness requires sensitivity. Accessibility requires support. And integrity requires accountability. So if with this process, if you go, the access to justice for the scheduled caste and the implementation of the PO Act for the scheduled caste will be strengthened in the system. Thank you all. If you have any questions, we'll discuss later. Thank you, sir. It was a very insightful session. You explained very well how the current act is a victim-centric law and how its statutory provisions are there for SCs and STs and how it can be correlated with access to justice. Next we have with us Shri Purnendu Kansar. He'll be speaking on the topic role of law in protecting scheduled tribes from atrocities, provisions, remedies and enforcement mechanisms. Sir, please. Good afternoon everybody. Suresh Kumar ji, yes. Justice Sri Kumar, Director sir. And my predecessor, Mr. Stalin, who has given very elaborate discussion about the background of this act, as well as the setting of the commission and the need for it. He has given my job is very simple now. So, and my colleague, Mr. Dubey, and all are present here. Right now, I have come here to tell you about the role of our commission in spreading the awareness of the scheduled caste and scheduled tribe prevention of atrocity act. आर्टिकल 338 जैसा अभी हमारे मिस्टर सारिन जी ने बताया, 338 में अमेंडमेंट करके 338 ए जोड़ा गया। 338 ए के तहत ये कमीशन हमारा सेटअप किया गया था और इसका पर्पस ये था कि हम इस शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करके, क्योंकि ये पाया गया कि जब जो कमीशन साथ काम कर रहे थे तो ये देखा गया कि आबादी के हिसाब से जितने कंप्लेंट्स आते थे ऑलमोस्ट 90% शेड्यूल कास्ट के आते थे और ट्राइब के कम आते थे, 10% के करीब आते थे। तो ये पाया गया कि शेड्यूल कास्ट के लोग आफ्टर ऑल सप्रेस्ड हैं, सब कुछ है, लेकिन लोगों के बीच में रहते हैं, दे मे बी मोर अवेयर अबाउट देयर राइट्स
बट शेड्यूल कास्ट वाले आइसोलेटेड प्लेस में रहते हैं, उनके पास सुविधाएं उतनी नहीं है, वो अपने लोगों से मेन स्ट्रीम से बिल्कुल दूर रहते हैं, तो उनको अपने पता भी नहीं है, और पता अगर है भी तो उसको कैसे क्या करना है उनको शायद पता नहीं है, उनको तरीका नहीं मालूम है। तो इसीलिए इसकी ज़रूरत समझी गई। एक पहले मंत्रालय भी बनाया गया, पहले ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, और सब्सिक्वेंटली उसके बाद फिर ये कमीशन हमारा अलग से बनाया गया। तो कमीशन में हमारे जैसे यहाँ इनके यहाँ भी हैं, हमारे यहाँ भी एक चेयरपर्सन है, 3 मेंबर्स हैं, एक वाइस चेयरपर्सन भी हैं और 3 मेंबर्स हैं। तो प्रेजेंटली अभी हमारा 7वां कमीशन है, जिसमें चेयरपर्सन हैं जो कैबिनेट रैंक के होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के, और वाइस पर्सन अभी पोस्ट खाली है, वो ऐसे डिप्टी मिनिस्टर रैंक के होते हैं, स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट रैंक के होते हैं, लेकिन अभी पोस्ट नहीं भरी गई थी। और 3 मेंबर हैं जो कि मेंबर का स्टेटस हमारे यहाँ, इनके यहाँ भी सेक्रेटरी लेवल के होते हैं। तो वारंट ऑफ प्रेसिडेंट में इनका स्टेटस ऐसे है प्रोटोकॉल के हिसाब से। तो इनके पास पूरी आज़ादी दी है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दी है कि जो एट्रोसिटीज हो रही है शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर या इनके केस में शेड्यूल कास्ट के ऊपर, तो उसके ऊपर जो ब्रिज करने की बात जो बताई इन्होंने कि एक्ट है, प्रोविजन है, अवेयरनेस नहीं है। एक्ट है, प्रोविजन है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन है भी तो बहुत देर से है, 10 साल के बाद सजा ही आई, उसका फैसला ही हुआ तो क्या फायदा हुआ। डिले जस्टिस डिनाइड। तो उसको ब्रिज करने के लिए कमीशंस का सेटअप किया गया था। ओबीसी कमीशन भी आया था, वो खैर अभी हमारा विषय नहीं है। तो इसमें स्ट्रक्चर ये हमारा है कि जो हमने बेसिकली बताया, डेडिकेटेड इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 338A इंसर्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशंस 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 बाइफर्केटिंग द ईस्ट वेस्ट ज्वाइंट कमीशन, ये बनाया गया था। और इसमें हमारा राइट ये भी आर्टिकल 338A(9) ये कहता है कि मैंडेटरी पॉलिसी कंसल्टेशन, कोई भी मिनिस्ट्री अगर कोई भी चीज इशू लाती है, स्कीम लाती है, कुछ भी लाती है जिसमें कि स्टेक होल्डर्स हमारे ST वर्ग के भी हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो कंसल्ट करना जरूरी है। स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन आप करते हैं, उसी तरह से हमारा NC/ST से भी कंसल्ट करना जरूरी है और उससे कमेंट्स लेना जरूरी है, क्योंकि उसमें हम देखें कि आप जो लेके आ रहे हैं उसमें कहीं ऐसा हमारा ट्राइबल राइट्स तो नहीं अफेक्ट हो रहा है, ट्राइबल लाइवलीहुड तो नहीं अफेक्ट हो रहा है, बिकॉज दे आर डिपेंडिंग अपॉन द लाइवलीहुड जनरेटेड फ्रॉम द फॉरेस्ट वेयर एवर द फॉरेस्ट एग्जिस्ट एंड द ट्राइबल्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। जहाँ जहाँ ट्राइबल्स है वहाँ फॉरेस्ट है, जहाँ जहाँ फॉरेस्ट है वहाँ भी ट्राइबल्स है, और जहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वहाँ अगर ट्राइबल्स नहीं है तो आप ये जरूरी नहीं है कि फॉरेस्ट वहाँ धीरे धीरे घट भी रहा होगा। तो ट्राइबल्स को आइसोलेट करके नहीं देख सकते हैं। एवरीबडी इज ट्राइब, वी आर ऑल्सो ट्राइब, बट दो ट्राइब्स हु आर शेड्यूल्ड, जो इंटीग्रेट जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको लिस्ट में डाला गया है, वो शेड्यूल ट्राइब, उनको जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं और उनकी आइसोलेशन की वजह से उनको अलग कैटेगरी किया गया, लिस्ट भी किया गया है, तो वह ट्राइबल्स हैं। तो अब कोर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज क्या है हमारे इस कमीशन की? Investigate and monitor, oversight of all constitutional, statutory and other executive safeguards provided to the scheduled tribes. इसको मॉनिटर करते हैं हम, हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक स्टेट का रिव्यू करते हैं, हर एक जिले तक में भी रिव्यू करते हैं जाकर के कि वहाँ पर कैसी इसकी प्रगति हो रही है, कैसा इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अब हमारे पास जो उसका इंसाइट्स भी आया रहता है, जो कि हमारे पास कंप्लेंट्स आती है, तो कंप्लेंट्स किस तरह की आती हैं, उसमें किस तरह की कंप्लेंट्स आ रही हो पहले से हम जज कर लिए होते हैं, और उसके क्वेश्चनर प्रॉपर एलाबोरेट क्वेश्चनर बना के पहले से भेजा जाता है। क्वेश्चनर का रिप्लाई आके उसको स्टडी करके तब हम जाते हैं वहाँ ग्राउंड पे। पहले ग्राउंड में भी जा करके पहले हम स्टेक होल्डर, सबसे पहले शेड्यूल ट्राइब के जो एसोसिएशंस के मेंबर्स हैं उनसे पहले मिलते हैं, अगर किसी बॉडी में जा रहे हैं, रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो, और अगर जिले में जा रहे हैं तो वहाँ के प्रतिनिधियों से मिलते हैं, शेड्यूल ट्राइब के जनता के से उसकी जमीनी समस्या जानने के लिए, सो दैट कि उससे अवेयर हो जाए, तब जाके हम मैनेजमेंट से इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडीज, और या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इन केस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, या स्टेट गवर्नमेंट से इन केस ऑफ स्टेट रिव्यू हम इंटरेक्ट करते हैं, सो दैट कि नीचे से हमारा फीडबैक प्रॉपर आया रहे और उसके बाद रिव्यू किया जाता है। तो ये हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है और हम इसको करते हैं हमारे कमीशन में। उसमें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, जो कोई केस आया उसका, जैसे कि चाहे वो एट्रोसिटी एक्ट के तहत में अगर कोई FIR हो गया है तो उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, FIR हुआ भी है या नहीं हुआ है। बहुत जगह तो कंप्लेन चला गया, FIR हुआ ही नहीं, पड़ा रहता है, तो अगली हियरिंग हो रही है 3 महीने के बाद पता लगा FIR ही नहीं हुआ अभी तक। क्यों नहीं हुआ? तब हम पता कर रहे हैं। जब आपको इमीडिएट FIR लिखना है, करना है, तो क्यों नहीं हुआ? उसी तरह से FIR हो गया, उसके बाद फिर उसको कंपेंसेशन रिलीज करने का एक प्रोविजन है, वो दिया नहीं गया। इमीडिएट देना होता है, FIR होते ही 25% से 50% तक रिलीज करना होता है, रूल में है दिया हुआ, तो दिया गया नहीं दिया गया। फिर चार्जशीट फाइल होने के बाद रिमेनिंग पोर्शन उसका कंपेंसेशन का मिलता है, जो अफेक्टेड विक्टिम है उनको मॉनिटरी हेल्प दिया जाता है इमीडिएटली।
इंक्वायर इनटू द कंप्लेंट्स जो है उसका नेचर इंक्वायर करके उसके हिसाब से सही कार्रवाई हो या नहीं रही है। कोई कंप्लेन अगर आया है तो उसमें कोई दो एंगल हो सकता है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो। हमारे यहाँ एक फॉरेस्ट राइट एक्ट भी है, जो जंगल में रह रहे हैं उनको जंगल पे ज़मीन पे सदियों से रह रहे हैं, 100 साल से रह रहे हैं, बट सिर्फ रह रहे हैं, उनके पास कोई कागज पत्तर कुछ नहीं मिलेगा प्रूफ के तौर पे। तो उनको अब ये जरूरत समझी गई कि उनको हम वो वहाँ पर रहने का अधिकार भी उसको दिया जाए, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए FRA एक्ट बनाया गया, फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया गया, जिसको कि 20 साल हो गया बने हुए। अभी भी उस पर पूरी तरह से अभी क्लेम ही नहीं आ रहा था। अब अवेयरनेस फैलने पे अब क्लेम आना शुरू हुआ है, एग्जामिन भी हो रहा है, कुछ को दिया गया है और डिमार्केशन आना बाकी, डिफरेंट स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में वो पड़ा हुआ है। तो लेकिन जमीन अगर किसी की आपने अधिकार दिया और किसी का जमीन, ट्राइबल जमीन को किसी ने, ट्राइबल जमीन को कोई बेच नहीं सकता जब तक कलेक्टर का अलग से परमिशन नहीं हो। जाली आली कर करके लोग बिकवा लेते हैं, फिर उसके बाद फिर जनरेशन सब अनपढ़ लोग हैं। अब बाद में कोई नेक्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन में कोई पढ़ा लिखा हुआ है तो 20 साल पुराना केस लेकर के आएंगे वो। तो अब उसको, अब जमीन से वो जो उसने खरीद लिया तो इस तरह की जमीन का भी इशू, काफ़ी लैंड डिस्प्यूट भी होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा। आपके यहाँ भी होता ही होगा, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा होता है इसलिए कि फॉरेस्ट राइट एक्ट वाला है तो उनके पास कोई कागज पत्र है नहीं, तो उनका अधिकार था, उनको एक बार मिला ही नहीं, अभी चल ही रहा था, तब तक किसी और ने इसको कर लिया। और सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है इसके लिए, आगे के लिए क्या, इसको मेजलाइज सेक्टर्स को आगे इंप्रूव करने के लिए प्लानिंग क्या है, उसको दिखाने के इसका भी हम रिव्यू करते हैं हर एक स्टेज में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हमारा पावर जो है क्वासी जुडिशियल पावर है, आर्टिकल 338A(8) के तहत हम सिविल कोर्ट का पावर रखते हैं और किसी भी समन कर सकते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफ अटेंडेंस एंड विटनेस ऑन ओथ हम बुला सकते हैं किसी को भी नोटिस दे करके, कंपेल कर सकते हैं डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। कोई भी रिकॉर्ड्स अगर होगा तो हम उनसे मंगवा सकते हैं, ओरिजिनल देख सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं। रिक्वेस्टिंग पब्लिक एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स फ्रॉम एनी कोर्ट ऑफ और ऑफिस, कोई रिकॉर्ड अगर है उसको हम मांग सकते हैं। और एक्टिव प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क है, ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी लेते हैं। पेपर में कोई आर्टिकल निकला, अभी हाल में अभी पढ़ा होगा छिंदवाड़ा में, सर महाराष्ट्र में कहीं पे ट्राइबल हॉस्टल में कन्याएं जमीन होती थी क्योंकि वहां पर बेड नहीं था। बरसात का समय, सांप आया, उसने 7 को काट लिया, उसमें से 3 हो गए, 4 बहुत सीरियस है। तो इस तरह का चीज अगर आता है में तो उसको सो मोटो बिना कंप्लेन का वेट नहीं करते, उसको अपने आप पिकअप करके उसको हम कंसर्न कलेक्टर को नोटिस दे करके उसका इंक्वायर करते हैं, क्यों हुआ, क्या हुआ, आगे ऐसा क्यों नहीं, ऐसा नहीं हो, इसके लिए क्या स्टेप्स उठाया जा रहा है, और अभी ऐसा हुआ तो किसकी लापरवाही रही है, वो सब देखने के लिए। तो ये भी हम लोग का काम है। हमारे कमीशन के 6 रीजनल ऑफिस हैं भोपाल, जहाँ जहाँ ट्राइबल बहुल जो स्टेट्स हैं उसमें हैं, भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, रायपुर, रांची और शिलोंग में है। साउथ में भी महसूस की जा रही जरूरत उसकी अभी नहीं है, कोशिश चल रही है कि एक और रीजनल ऑफिस साउथ में भी, हैदराबाद में या कहीं इधर बने, फिलहाल चल रहा है। और सोशल मीडिया पे भी हमारा प्रेजेंस है, क्योंकि अवेयरनेस की बात है तो सोशल मीडिया के बिना काम होता नहीं है। तो इंस्टाग्राम पर है, ट्विटर, एक्स जो हो गया है, एक्स पे हैं, यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पर भी हैं, बट पुराना पेज कुछ यूजर आईडी पासवर्ड का चक्कर है, इसलिए अभी डीएक्टिवेटेड है, बट अभी दिख रहा है, उसको हम रीएक्टिवेट कराने की कोशिश कर रहे हैं। और व्हाट्सएप चैनल पे भी है, जिसका लिंक हमने दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेजिस्लेटिव आर्किटेक्चर क्या है, अब ये तो इन्होंने काफ़ी डिटेल में बता ही दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या गारंटी दी है मार्जिनलाइज सेक्टर्स के लिए। आर्टिकल 15, 16, 17 की बात हुई ही, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ ट्राइब्स, एब्सोल्यूट अबॉलिशन ऑफ एंड पेनलाइजेशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17 में कहा गया है। तो ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन से ही दिया हुआ है ये। फिर आर्टिकल 46 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके तहत ये कहा गया है कि स्टेट को प्रमोट करना है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज, एसटीज एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। 5th एंड 6th शेड्यूल्स हमारे ट्राइबल के केस में है, आर्टिकल 244 में। ऑटोनमस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क सेफगार्डिंग ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस एंड लैंड राइट्स के बारे में है। और SC/SC एक्ट के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगा नहीं, ये तो बहुत डिटेल में बता ही दिया गया है इन्होंने। इसमें 2015 में अमेंडमेंट भी आई थी, जिसके तहत सब्सिडीज को एक्सपेंड किया गया था, स्कोप को, इंक्लूडिंग डिजिटल ह्यूमिलिएशन को भी इसमें इंक्लूड किया गया था, लैंड राइट्स वायलेशन को भी इंक्लूड किया गया था। 2018 में फिर से एक अमेंडमेंट आया था, जिसमें सेक्शन 18A को इंक्लूड किया गया, इंसर्ट किया गया था, टू रीअफर्म इमीडिएट FIR रजिस्ट्रेशन। इसमें 2018 में ये अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था, विदाउट रिक्वायरिंग प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, सो दैट की शुरुआत तुरंत हो जाए इसकी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ट्राइबल स्पेसिफिक ऑफेंसेज अंडर सेक्शन 3 PO एक्ट है हमारा जो है, इसमें डिफाइन किया हुआ है।
लैंड रिसोर्स सेक्शन 3(1) में सारा डिफिनीशन दिया हुआ है। एफ और जी ये कहता है लैंड और रिसोर्स डिप्राइवेशन अगर होता है, किसी की ज़मीन की ली जाती है, हड़प ली जाती है उसके लिए, या रिसोर्स जैसे उसको पानी, जंगल के पानी का सिंचाई करने का साधन का राइट था, उसको किसी ने हटा लिया या उसको जाने से मना कर दिया, तो दैट इज ऑफेंस अंडर दिस डिफिनीशन। सेक्शन 3(1)(h) और I कहता है फोर्स्ड लेबर, जो कि अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह जो है और एक्सप्लॉयटेशन होता है उसके अगेंस्ट में है। कोई अगर कोई फोर्स करता है उसको, तो उसके अगेंस्ट में जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 23 में है उसको अगर वायलेट करता है तो दैट इज ऑफेंस अंडर दिस PO एक्ट। आर्टिकल 3 सेक्शन 3(1)(a), E, F एंड S है जिसमें डिग्निटी और फिजिकल असॉल्ट के ऊपर कहा गया है, स्पेशली डिजाइन, जैसा कि अभी बताया इन्होंने, बहुत एलेबोरेट है, एवरीथिंग इज डिफाइंड। जरूरत है कि FIR करते समय किस चीज़ का वायलेशन हुआ उसको सही आइडेंटिफाई करना, सो दैट कॉन्टेक्स्ट सेटिंग सही हो, सो दैट कि इन्वेस्टिगेशन उसी डायरेक्शन में आगे बढ़े। और तो इसीलिए इसको बहुत एलेबोरेट दिया हुआ है। और जैसा कि इन्होंने कहा है कि अभी तक ऑफेंडर सेंट्रिक नहीं होकर के विक्टिम सेंट्रिक है, तो विक्टिम के कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए जाने की बात की गई है। बैकआउट अगर होता है तो सेक्शन 3(1)(ZC है, जिसके लिए दैट इज ऑल्सो डिफाइंड इन ऑफेंस। और सेफगार्ड्स क्या है, प्रोसीड्यूरल सेफगार्ड्स क्या है, तो एंटीसिपेटरी बेल के ऊपर बार लगाया गया है। इस एक्ट में अगर कार्रवाई हो रही है तो एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा। सेक्शन 18(a) कंफर्मेशन नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज मैंडेटेड प्रायर टू FIR रजिस्ट्रेशन। और BNSS का जो सिक्योरिटी सेक्शन 438 क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड का है, या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसका जो मिला हुआ है वो इनएप्लीकेबल है इस ऑफेंस के केस में, एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा। इसलिए लीगल प्रिजम्पशन ये माना जाता है कि द अक्यूज्ड वाज एक्वेंटेड विद द विक्टिम। अब अगर अक्यूज्ड अगर विक्टिम की फैमिली से माना जाता है, ये प्रिज्यूम किया जाएगा, ये कोर्ट भी ये मानेगी कि नॉलेज ऑफ द विक्टिम्स आइडेंटिटी, ट्राइबल आइडेंटिटी वाज ऑलरेडी नोन। अगर वो नहीं भी बता रहा है तो मैं आपको जान रहा हूँ, पहले से जान रहा हूँ, उनको जान रहा हूँ, तो किसी कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई बात चल रही है तो ये माना जाए कि आप जानते हुए कि वो ट्राइबल हैं या शेड्यूल कास्ट है, आपने वो काम किया है, तो जैसा कि बाकी के साथ नहीं होगा बट उनके साथ ऑफेंस हो जाएगा, तो ये प्रिज्यूम किया जाता है। लीगल प्रिजम्पशन सेक्शन 8 में डिफाइन किया गया है। पब्लिक सर्वेंट अकाउंटेबिलिटी है, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि हम जानते हुए भी अगर पुलिस FIR नहीं लॉन्च कर रहा है, जान रहा है, तो ही इज ऑल्सो अकाउंटेबल टू बी प्रोसिक्यूटेड, और विलफुली निगलेक्ट कर रहा है अपने स्टैट्यूटरी ड्यूटीज की, तो उनको 1 साल तक की सजा भी हो सकती है। स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन टाइमलाइंस, जैसा कि उन्होंने बताया कि 60 दिन के अंदर उनको पूरा करना होगा, और अगर नहीं होता है तो उसका प्रॉपर उसका वजह बतानी पड़ेगी फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। अब इन्फोर्समेंट और जुडिशियल मशीनरी के लिए क्या है, स्पेशल कोर्ट्स की प्रोविजन की गई है, इसमें ही कोर्ट में एक्ट में ही किया गया है। सेक्शन 14 कहता है इसके लिए सेशन कोर्ट्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, डायरेक्ट रिकॉग्निजेंस विदाउट कमिटल फॉर प्रोसीडिंग्स होगा, और मैंडेटरी डे टू डे ट्रायल कंपटीशन विद इन 2 months ऑफ चार्जशीट, ये प्रोविजंस दिए गए हैं। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स भी इनको मिलेंगे, एप्लीकेंट्स अपॉइंटमेंट ऑफ डेडिकेटेड एडवोकेट्स विद 7+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ट्रायल एक्सपीरियंस अंडर सेक्शन 15। ये एक्सपीरियंस लीगल रिप्रेजेंटेशन टू काउंटर इन्फ्लुएंस एंड प्रोटेक्ट विक्टिम्स राइट ड्यूरिंग प्रोसिक्यूशन। विक्टिम्स हमारे जो होते हैं नहीं होते हैं, नॉर्मली उनको लीगल एड सेल से ही मिलेगा, तो उनके प्रोसिक्यूशन के लिए उनको लीगल एड भी प्रोवाइड की जाती है। अब इसका ये सब हो गया। अब स्टेट सब्जेक्ट ही है, चाहे लॉ ऑर्डर हो, स्टेट सब्जेक्ट है, लैंड स्टेट सब्जेक्ट है, बहुत सारा चीज सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग पॉलिसी बनाते हैं, बट मेनी ऑफ द सब्जेक्ट्स आर बेसिकली स्टेट सब्जेक्ट्स। तो उसको मॉनिटरिंग के लिए भी मैकेनिज्म का डिफाइन किया गया इसी में ही, ये कमिटीज बनाई गई है। ये स्टेट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है। हमारे 750 करीब जिले हैं, वो सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसकी मॉनिटरिंग कमेटी है, और स्टेट लेवल की मॉनिटरिंग कमेटी एटलीस्ट साल में 2 बार होगी एटलीस्ट, और डिस्ट्रिक्ट लेवल वाली महीने में 1 बार होगी DM के अध्यक्षता में, और स्टेट लेवल वाली चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में होगी। ये इसीलिए है कि अब जितना भी कोई केस चल रहा है तो उसमें प्रॉपर कंपेंसेशन टाइमली मिला या नहीं मिला, 60 दिन का टाइम लिमिट उसको एडहेयर हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि कंप्लेन आ रही है उसको कोई इग्नोर कर रहे हैं, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, ये सब देखने के लिए, और जिसमें कि हमारे प्रतिनिधि भी आते हैं उसमें जो स्टेट लेवल वाली होती हो, तो ये मैकेनिज्म है इसका। विक्टिम और विटनेस प्रोटेक्शन रेजिम भी इसमें है, जो विक्टिम है और जो विटनेस है दोनों को प्रोटेक्शन के लिए भी इसमें प्रोविजन किया हुआ है। और क्योंकि विक्टिम है वो तो है, क्योंकि केस चल रहा है तो उसके ऊपर खतरा आता है, ये नॉर्मल कोस्ट में होता है, और हमारे SC और ST वाले तो ज़्यादा वल्नरेबल है, तो इसलिए उनका ज़्यादा ऊपर खतरा होता है। उनके विटनेस जो आते हैं उनके सपोर्ट में उनके ऊपर भी खतरा हो सकता है, तो उनको प्रोटेक्ट करने का भी इसमें प्रोविजन दिया हुआ है। राइट टू इन्फॉर्मेशन भी है, मैंडेटरी एडवांस रिटन नोटिस
रिगार्डिंग बेल हियरिंग्स, डिस्चार्ज प्लीज एंड ट्रायल प्रोड्यूसिंग। अगर जो ऑफेंडर है उसको बेल का हुआ है तो वो बेल की हियरिंग हो रही है तो उसको भी नोटिस मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपके पीछे में ही फैसला कर दिया जाएगा, उसको पता नहीं, बताया भी नहीं जाएगा। टाइटलमेंट टू फ्री सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ FIR, स्टेटमेंट, चार्जशीट एंड अदर ऑर्डर्स वगैरह की कॉपी उसको प्रोवाइड की जाएगी। स्टेट फाइनेंशियल सपोर्ट की बात भी जैसे रूल में भी डिफाइन किया गया है। फुल स्टेट कवरेज ऑफ ट्रैवल मेंटेनेंस, अगर कोई जाता है, डेट लगती है तो उसको आने जाने का खर्चा, मतलब मेंटेनेंस, खाने पीने कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। ये सोशियो इकोनॉमिक बैरियर्स को काउंटर करने के लिए किया गया है, सो दैट कि फ्री ट्रायल में या ट्रायल से अवॉइड नहीं करें। उसमें बहुत लोग सोचते हैं कि कोर्ट मुकदमा में इतना खर्च होगा, एटलीस्ट ये चीज़ उनके सामने नहीं रहे कि इससे आगे बचे। अब रिलीफ, कंपेंसेशन और रिहेबिलिटेशन का भी इसमें प्रोविजन है। 85,000 से लेकर के 8,25,000 रुपये तक का POA रूल्स है 1995, उसमें एनेक्सर 1 में डिफाइन किया गया है। और हर स्टेट अपने अपने हिसाब से कुछ इसमें चेंजेस भी किया है हर स्टेट ने। तो नॉर्मली एट द स्टेज 1, 3 स्टेज में टाइम बाउंड डिस्पर्सन जैसा करना है, 3 स्टेज में नॉर्मली होता है। पहला स्टेज है जब शुरुआत में जब FIR रजिस्टर हो जाती है तो उसी समय 25% इनको दे देना है, जो भी उसका अमाउंट आपने किया हुआ है। 25 से 50% हर स्टेज का डिफर करता है, तो 25% उसको मॉनिटरी कंपेंसेशन मिलेगा, सो दैट कि जो विक्टिम है एटलीस्ट उसको जो उसकी डिग्निटी का लॉस हुआ तो अब तो टाइम से वो आएगा तो पनिशमेंट मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन कम से कम एटलीस्ट शुरुआत में ही उसको मॉनिटरी कंपेंसेशन मिल जाए। उसके लिए 25 से 50% तक शुरुआत में ही FIR होते ही उसको देना है। सेकेंड स्टेज, अब चार्जशीट के स्टेज पे रिमेनिंग 50% उसको मिलेगा, जो भी अमाउंट उसको तय किया गया है। और बैलेंस जो है रिलीज होगा वो एट द स्टेज ऑफ कंक्लूजन जब होगा तो होगा। तो ये इसका मैकेनिज्म इसका हुआ रिलीफ कंपेंसेशन के लिए मैकेनिज्म किया गया है, जो कि इसमें प्रावधान किया गया है। अब चैलेंजेस क्या है हमारे पास इसको इंप्लीमेंट करने में। मैं थोड़ा तेजी से बढ़ रहा हूँ क्योंकि अभी और समय कम हो रहा है, और हमारे दुबे जी सब हमारे काफ़ी पुराने साथी रहे हैं, डिकेड्स इन्होंने इसी ऑर्गेनाइजेशन में गुजारा है, तो हमारे इनका एक्सपीरियंस मेरे से ज़्यादा है इस फील्ड के ऊपर। तो इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस क्या आते हैं और इसका स्ट्रेटेजिक वे फॉरवर्ड क्या होगा। तो अंडर रिपोर्टिंग सबसे बड़ी चैलेंज है, क्योंकि ये चैलेंज तो जनरल सब जगह है, बट हमारे SC और ST में ज़्यादा है कि आप कोई ऑफेंस हुआ, लोग मान के चलते हैं फेट कंपली है, ऐसा तो होता ही। अब सुनते सुनते आदत पड़ गई है, जनरेशन से हो रहा है, उसको रिपोर्ट ही नहीं करेंगे। दूसरा है अंडर रिपोर्टिंग की वजह क्या है, डर है कि उससे रिटेलिएट करेगा, हम कर देंगे तो हमको कल कौन बचाएगा। रिमोट फॉरेस्ट ज्योग्राफी है, बहुत दूर में रहते हैं, वहाँ पर तो जाने के लिए कलेक्टर साहब के पास जाने के लिए दूध बस पकड़ के 12 घंटे की जर्नी करके कौन जाए। हमारे केस में है, ST केस में पैदल चलना पड़ता है, बहुत दूर है ही नहीं साधन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। और भी अनपढ़ है, हम तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। हमारा कमीशन मैंने नहीं बताया, शायद ये बताएंगे, NCST ग्राम हमारा चैनल, जो ऑनलाइन भी हम एप्लीकेशन लेते हैं। तो एप्लीकेशन हमारे अभी भी, ये फैक्ट है कि हमारे पास ज़्यादा अभी भी ऑफलाइन आते हैं, मतलब कि पेपर फॉर्म में आते हैं, बट प्रोविजन हमने ऑनलाइन का भी किया हुआ है, जो कि NCST ग्राम्स करके है। ऑनलाइन आप दे सकते हैं, इमीडिएटली आपको डायरी नंबर मिलेगा अपने एप्लीकेशन का, और फिर जब उसको एक्सेप्ट होगा तो फाइल नंबर में मिल जाएगा, और प्रोग्रेस आप देख सकते हैं क्या स्टेज है। नोटिस इशू हो गया वो आपको पता लग जाएगा, नोटिस की कॉपी आपको मिलेगी भी आगे। और जुडिशियल पेंडेंसी है, हाई लेवल ऑफ पेंडेंसी है, तो हमारे लिए स्पेशल कोर्ट बनाने की बात की गई है, लेकिन फिर भी बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, तो ये भी एक इम्पेडिमेंट है, इसको इम्प्लीमेंट करने में चैलेंज है हमारे लिए। प्रोसीजरल डिले है, आज विटनेस को बुलाया गया तो नहीं आया, अगले दिन का डेट लग गई, जो कि होता है, तो प्रोसीजर में भी डिले है। और इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, मल्टी एजेंसी, जो हमारी अलग अलग एजेंसी है, जैसे NCST हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस भी आपका ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया है, A to J, एक्सेस टू जस्टिस आई थिंक, और टेली लॉ भी है, नालसा है, ट्राइबल डिपार्टमेंट्स हैं, सबको साथ मिल करके, एक्चुअली साइलोज में काम करने से नहीं होगा, हमें सबको मिल करके ही करना पड़ेगा काम। और इसमें सबसे ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने के लिए सबका साथ जरूरी है, और ग्रास रूट लीगल लिटरेसी भी जरूरत है। हमने जो प्रोविजन किए हुए हैं इस किताब में, या कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है चंद आर्टिकल्स में, और इस रूल में बनाया हुआ है, और भी स्टेट ने अभी अलग अलग प्रोविजन दिए होंगे इसके अलावा, तो इसके बारे में जानकारी जमीनी स्तर पर देने की जरूरत है। एटलीस्ट पंचायत पर दिया जाए, शुरुआत वहीं से करें टॉप डाउन, तो जब इनका विलेज पंचायत लेवल पर हो तो सो दैट की बाकी ग्राम आदिवासी लोग के नीचे वाले लोग को भी उसका असर आएगा, समझ में आएगा। या कोई जो पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ को शिक्षित किया, कुछ को अवेयर किया, तो जाकर के अपने को बताएंगे। और कैपेसिटी बिल्डिंग भी इसी का पार्ट हो गया। तो इस तरह से करके हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, काफ़ी इंसाइटफुल सेशन रहा है। आपने बताया कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, लेजिस्लेटिव आर्किटेक्चर और इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस रहे हैं। आपने बताया कि
जो अमेंडमेंट एक्ट था 2018 का, जिसमें 18A आर्टिकल इंसर्ट हुआ था, उसके तुरंत बाद ही पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की भी एक जजमेंट आई थी 2020 में, जिसमें अपहेल्ड करा गया उस अमेंडमेंट को। और बहुत सारे आपने लीगल प्रोविजंस बताए। हमारे दिशा स्कीम के अंतर्गत भी हमारा फोकस रहता है कि हम एक्सेस टू जस्टिस प्रोवाइड करें हर उस व्यक्ति को जहाँ पे हम पहुँच नहीं पा रहे हैं। रीचिंग द अनरीच्ड, टेली लॉ, न्याय बंधु प्रोग्राम के अंतर्गत हम एसटीज और एसटीज लोगों को रिप्रेजेंटेशन देते हैं कोर्ट में। तो वी आर ऑलवेज फोकसिंग टुवर्ड्स एक्सेस टू इक्वल एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। इसी के साथ हम अपने लास्ट स्पीकर की तरफ बढ़ते हैं, श्री आर.के. दुबे सर। He'll be speaking on the topic strengthening policy and institutional mechanism for prevention of atrocities and effective access to justice for scheduled tribes. Sir, please. जॉइंट सेक्रेटरी साहब, डायरेक्टर ए टू जे, मेरे साथी स्पीकर्स और यहाँ उपस्थित प्रबुद्धजन, चूँकि हिंदी में बोलने की अपेक्षा की गई है तो मैं हिंदी में ही प्रारंभ कर रहा हूँ। मुझे जो विषय दिया गया है वो SC ST के अंतर्गत आने वाले जो समुदाय हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उन पर अत्याचार कैसे कम किया जा सके और न्याय तक, जस्टिस तक उनकी पहुंच कैसे बढ़ाई जा सके, इसके लिए संस्थागत तौर तरीके किस तरह से मजबूत किए जाएं, ताकि इन वर्गों को अगर कोई अत्याचार की घटना घटती है तो अधिकतम राहत पहुंचाई जा सके, ये विषय है। और मेरी जो चर्चा होगी वो मुख्य रूप से केंद्रित होगी नेशनल कमीशन फॉर SC ST और नेशनल कमीशन फॉर ST में मैंने जो काम किया है। और ये बहुत अच्छा एक्ट है जो 1989 का द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट है। और उसके बाद 1995 में इसके अंतर्गत रूल्स बनाए गए हैं, जिन्हें 2016 और 2018 में 2 बार मॉडिफाई और अमेंड भी किया गया है। तो काफ़ी दिमाग लगाने के बाद, काफ़ी चर्चा के बाद, लोगों के विचार जानने के बाद ये एक्ट बनाए गए हैं। और कई ऐसे अपराधों को भी जोड़ा गया है जो पहले अपराध नहीं माने जाते थे। मेरे साथी स्टालिन जी ने इस बारे में काफ़ी पॉइंट आउट किया था। और कमीशन की वर्किंग के बारे में भी मेरे साथी डॉक्टर कांत साहब ने काफ़ी विस्तार से बताया हुआ है। तो कमीशन में काम करते समय जो इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में बॉटल नेक्स हैं, अब मेरे लिए चर्चा का केवल वही बिंदु बचा हुआ है, बाकी सब चीज़ें आप लोगों ने कवर कर ली हैं। ये जैसा कि मैंने कहा, ये एक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन किसी अच्छे एक्ट का अगर इम्प्लीमेंटेशन उतना अच्छा न रह जाए तो वो अपने वांछित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है। जो उसके डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिल पाते हैं। हो ये रहा है कई राज्यों में जहाँ पर इसको लागू करने वाले अधिकारियों में सेंसिटिविटी है और समर्पण है, अच्छा हो रहा है, ज़्यादातर जगह अच्छा हो रहा है। लेकिन हमारी जो कमीशन जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, यहाँ पर वही कंप्लेंट्स आती हैं जहाँ कुछ कमी रह जाती है। अगर सब अच्छा ही हो रहा होता तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स में उन लोगों को आने की ज़रूरत नहीं रहती। तो यहाँ पर आने के बाद और 2016 में जो रूल्स में मॉडिफिकेशन किया गया, उसमें ये प्रावधान जोड़ दिया गया है कि हमारे जो SC और ST कमीशन के रीजनल ऑफिसर्स हैं, उनके डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स स्टेट लेवल विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी के मेंबर्स भी रहेंगे। तो ऐसी मीटिंग्स को अटेंड करने के बाद मैं ये चर्चा आगे बढ़ा रहा हूँ। अगर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के किसी व्यक्ति के ऊपर या व्यक्तियों के ऊपर किसी भी प्रकार की एट्रोसिटी होती है तो पहला जो पॉइंट कांटेक्ट का होता है वो पुलिस स्टेशन होता है। कई राज्य ऐसे हैं, कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर एट्रोसिटी की घटना रिपोर्ट करने के लिए लोग जाते हैं और FIR दर्ज हो जाती है। लेकिन कांत साहब ने जैसा कि बताया, पुलिस थोड़ा रिलक्टेंट भी रहती है कई जगह, क्योंकि डेटा अच्छा दिखना चाहिए, पिछले साल से अत्याचार कम दिखना चाहिए, ये एक दबाव रहता है। और इसका एक दूसरा पक्ष भी है। वो पक्ष क्या है कि अगर किसी राज्य में, किसी स्टेट में एट्रोसिटी के मामले बढ़ गए
तो इसका मतलब ये नहीं था कि उतने पहले नहीं होते थे। अगर हमने अपने इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में सुधार किया है और हर आने वाली शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, तो ये नहीं माना जाना चाहिए कि यहाँ स्थिति बिगड़ गई है, बहुत अत्याचार होने लगा है। तो कमीशन में काम करते समय हम दोनों स्थितियों को देखते हैं। अगर किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा एफआईआर रजिस्टर की जा रही हैं, तो ये भी हो सकता है कि पहले रजिस्टर न की जाती रही हों, इसमें इम्प्रूवमेंट किया गया है और इसलिए अब ये फिगर में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो जो पहला पॉइंट होता है कॉन्टैक्ट का, अपराध को मैं जो एट्रोसिटीज़ होती हैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहता हूँ चर्चा की सुविधा के लिए। एक तो हो गया गाली गलौज जाति के आधार पर, साधारण मारपीट, है ना, अपमानित करना, इस श्रेणी के, कुएं से पानी न भरने देना, मंदिर में न जाने देना, ये सब चीज़ें पुराना जो पीसीआर एक्ट था 1955 का उसमें भी थी, यहाँ पर भी वो कंटिन्यू कर रही है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में। लेकिन एक श्रेणी ऐसी होती है जहाँ ज़्यादा ही हो जाता है, हत्या का प्रयास, हत्या, बलात्कार, लज्जाभंग, ये जो चीज़ें होती हैं, ये आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत तेज़ी से ये घटनाएं जो है रिपोर्ट होने लगी हैं। तो इससे एक डर जरूर पैदा हुआ है, खास तौर से पुलिस में, क्या कि अब जो है दबाया या छिपाया नहीं जा सकेगा, अब चूंकि ये आ गया है तो एफआईआर तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन एक सामान्य अनुभव ये कहता है कि एफआईआर दर्ज कराना उतना आसान नहीं है। कई बार क्या होता है, जब एट्रोसिटी की कोई घटना SC या ST वर्ग के लोगों के ऊपर होती है, तो जब वो थाने में जाते हैं तो बोलते हैं आवेदन दे दो। ये कहाँ लिखा हुआ है कि आवेदन देंगे, और पहले वो जांच करेंगे और जांच करने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि एफआईआर होनी है या नहीं होनी है। ये कहाँ से आ गया? लेकिन बहुत सारे मामलों में जो कमीशन में आते हैं, वो दोनों कमीशंस में वो ये रहता है कि हम थाने गए, आवेदन लिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब कई दिन बीत गए तो लास्ट में उन्हें लगता है अगर किसी ने जानकारी दे दी कि कमीशंस को भी अप्रोच किया जा सकता है, तब वो हमारे पास आते हैं। अब इसका एक दूसरा पक्ष है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हर मामले में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जो मैं आपको बताने के लिए बाध्य हूँ, बॉटलनेक्स, समस्याएं हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पे जहाँ बहुत ज़्यादा लोगों की पहुँच नहीं होती है, अगर एट्रोसिटी की कोई घटना SC या ST के ऊपर हो गई और वो वहाँ गया थाने में, तो पुलिस के कुछ अधिकारीगण दूसरी पार्टी को बुलाते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि एफआईआर होनी है या नहीं होनी है, और जैसी बातचीत हो जाए उसके आधार पर फिर डिसीजन होता है कि एफआईआर होनी है या नहीं होनी है। स्टालिन जी ने बोला सेक्शंस कौन से लगाने हैं। मारपीट और हत्या के प्रयास में बहुत ही महीन रेखा होती है ना। अब वो इधर भी आ सकता है और उधर भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि पुलिस वाले क्या लिखते क्या है। एफआईआर में लोगों में तो शिक्षा का स्तर काफी कम है और दूर दराज के क्षेत्रों में तो और भी कम है, महिलाओं में उनसे भी कम है। ST के महिलाओं में साक्षरता सभी समुदायों में सबसे कम है, तो ढंग से रिपोर्ट नहीं कर पाती, सामाजिक सोशल स्टिग्मा रहता है, लज्जा होती है, तो पुलिस वाले को जो समझ में आया वो लिख दिया। कई बार महिला जो कहना चाह रही थी वो कम्युनिकेट नहीं हुआ, या जो बताया वो लिखा नहीं गया। अब इसके बाद अगली स्टेज आती है, इसको बढ़ाते रहिएगा, यही सब चीजें हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद अगली चीज आती है, अगर एफआईआर हो गई तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आप SC/ST हैं कि नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट तो चाहिए ना, और चालान स्टेज तक, मतलब कोर्ट में जाने की स्टेज तक वो तब तक नहीं जाएगा जब तक कि कास्ट सर्टिफिकेट हो। और हमारे खास तौर से ट्राइबल कम्युनिटीज में घर में एक का हो गया तो मान लिया कि सब वही हैं। यहाँ तो इंडिविजुअल चाहिए, और जो विक्टिम है या जो विक्टिम्स हैं उनका चाहिए। तो जो 2 महीने की टाइमलाइन डिसाइड कर रखी है, डॉक्टर स्टालिन ने बताया 2 महीने में अगर सर्टिफिकेट बन जाए तब तो माने, तब तो आगे जाएगा, पहले से है नहीं। तो ये सब चीजें हैं।
ये सब चीज़ें जो पुलिस की तरफ से कार्रवाई में कमियां हैं, ये इस तथ्य के बाद भी है कि सेक्शन 4 है एक्ट का, जो जैसा कि कांत साहब ने बताया कि जो लोक सेवक हैं जिनमें पुलिस अधिकारी भी शामिल है, अगर वो अपनी ड्यूटी निष्पक्ष ढंग से नहीं करते हैं तो उनके ऊपर भी लागू हो सकता है और 1 साल तक की, उनको 12 महीने तक की सजा भी हो सकती है। लेकिन इसके बाद भी कमीशन की वर्किंग में ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती रहती। और जो लोग कमीशन में आ जाते हैं, FIR वहाँ दर्ज करवाने में सफल नहीं होते हैं, तो कमीशन में केस रजिस्टर होने के बाद हम लोग फिर कंसर्न पुलिस अधीक्षक को भेजते हैं, SP को या जो भी पुलिस अथॉरिटी, और कोशिश करते हैं, प्रयास रहता है कि ये मामला आगे बढ़े, FIR रजिस्टर हो और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो आगे बढ़ाई जा सके। अगला जो इशू है, इससे पिछली वाली स्लाइड में, ये जो SC/ST एक्ट के अलग अलग प्रोविजंस हैं, इनको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी अलग अलग, चाहे वो अपराध रजिस्टर करना हो, अपराध रजिस्टर होने के बाद की कार्रवाइयाँ, फिर उसके बाद उनको मॉनिटरी कंपेंसेशन देना, उसके बाद न्याय तक पहुंचाना, ये अलग अलग लोगों की, अलग अलग संस्थाओं की जिम्मेदारी है। पुलिस में, स्टेट पुलिस, लोकल पुलिस में FIR रजिस्ट्रेशन, इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड, प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स एंड विटनेसेस और चार्जशीट, यहाँ तक का इनके डोमेन में है। इसके आगे जो कंपेंसेशन वाला पार्ट होता है वो पुलिस की रिपोर्ट पर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, जिसमें फिर बाद में हमारा ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जुड़ जाता है। अब जैसा कि कांत साहब ने बताया था, कमीशन फील्ड में जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू मीटिंग करता है। कम से कम 7 जिलों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू किया और रिव्यू में ये इन्वेरिएबली रहता है कि कंपेंसेशन के कितने केसेस पेंडिंग हैं। यहाँ स्थिति ये होती है कि डिस्ट्रिक्ट के पास बजट फंड्स नहीं है इसके लिए। जो फंड शुरू में मिले थे वो पिछले साल के बैकलॉग में खत्म हो गए या इस साल के शुरू वाले 8-10 केसेस में निपट गए। अब जब वो मांगते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, ट्राइबल डिपार्टमेंट से, वहां से जब आएगा और जब आएगा तो उसके बाद भुगतान कब किया जाएगा, ये ट्राइबल डिपार्टमेंट या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कितना समय लगाया जा सकता है उसमें, वो 25% वाले में बात हो रही है, बाकी ये तो सही वो बात है। सेकेंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट तो छोड़ दीजिए, फर्स्ट ग्राउंड रियलिटी है कि पहली ही बार कब देंगे। जो FIR स्टेज पे बात की गई है एक्ट में, ऐसा है नहीं। जब जमीन पर जाएंगे और देखेंगे तो अगर 2 महीने 3 महीने में मिल जाए, और अच्छा इसमें भी ये चीज़ है, ग्रेविटी ऑफ केस पे भी डिपेंड करता है। अगर मर्डर ही हो गया या अटेम्प्ट टू मर्डर, कोई बड़ा केस हो गया, मीडिया में रिपोर्टेड हो गया, तब तो आनंद फानंद में वो स्पीड आ जाती है। लेकिन अगर साधारण मारपीट हो गई, गाली गलौज हो गया, अन्य किसी तरह का ऑफेंस जो एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है, तो वो तेजी नहीं दिखती है, वहां पे फिर शिथिलता रहती है। ये चीज है। इसके बाद का पार्ट जो है वो जस्टिस का है। तो जाता है तो देखता है कि एक आश्चर्यजनक बात है, कुछ राज्यों में तो जो दोष सिद्धि, मतलब कोर्ट से सजा होने की दर अच्छी है, मतलब अच्छी भी कहूंगा तो मैं 25% तक ही बोल रहा हूं। बाकी राज्यों में 3 और 4% है। कमीशन इसको देखता है और इसके कारण जब जमीन पर हम देखते हैं सर, तो एक तो जो हमारी न्याय व्यवस्था में ST और SC वर्ग के लोग साधारणतः अच्छा वकील करने में सक्षम नहीं होते हैं। गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर उनको डिपेंड होना होता है, अपने सरकारी प्रोसिक्यूटर्स रहते हैं, है ना, लीगल एड पे डिपेंड रहते हैं। ये सिस्टम उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रहा है और जो हमारे सम्माननीय वकील लोग हैं वो SC/ST एक्ट के केसेस में वकील तो बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर तो बनना चाहते हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर तो बनना चाहते हैं, लेकिन वो रुचि बनने तक ही ज़्यादातर रहती है। उसके बाद वो उसी तत्परता से, सिंसियरिटी से उस केस के ट्रायल को आगे बढ़वाने में मदद करें, ऐसा कम देखा जाता है। और इस एक्ट के तहत, SC/ST के एक्ट के तहत जितने भी केस रजिस्टर होते हैं, अगर विटनेसेस का कोर्ट में गवाही जितनी डिले होगी उतना ज़्यादा वो केस जो है डाइल्यूट हो जाएगा
उन लोगों को उसी गांव में रहना है, रोज वहीं से आना जाना है, तो सुलह समझौता हो जाता है और केस फिर जो जिस लिए रजिस्टर हुआ था वो चीज़ फिर वैसी प्रूफ नहीं हो पाती है। तो ये जमीनी सच्चाइयाँ हैं। अब मैं आगे आता हूँ। मॉनिटरिंग कमेटीज बनी हुई हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हैं और स्टेट लेवल पे हैं। 3 राज्यों की जो स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटीज हैं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ लेकिन बता तो रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में होती हैं सर। साल में 2 बार करना है स्टेट लेवल में, एक बार हो जाए तो धन्यवाद। और उसमें भी क्या है, जो उसका कंपोजिशन होता है सर, वो समस्या पैदा कर रहा है। उसमें एमपीज, एमएलएज में भी जो सत्ता में है वो ज़्यादा रहते हैं, तो फीलिंग वही रहती है यहाँ तो सब बढ़िया चल रहा है, जबकि भले डेटा नीचे जो रखा हुआ है वो उतना बढ़िया नहीं बता रहा। डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कमिटीज़ हैं 3 महीने में एक बार बैठना चाहिए, 3 महीना ज़्यादा है। कुछ राज्य ऐसा कर रहे हैं, हर महीने कर रहे हैं, ये सराहना की बात है ना, और जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छा है। कुछ राज्यों में कमेटीज ही फॉर्म नहीं हुई है कि हमारे यहाँ तो एट्रोसिटी होती ही नहीं है। एक्ट में ऐसा कहीं लिखा है कि जिस राज्य में एसटी ही ज़्यादा हैं वहाँ पर कमेटी फॉर्म नहीं होगी, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो उसको हल्के में लिया जाता है। एक्ट के जो प्रावधान है उनका ढंग से पालन नहीं किया, इसको बढ़ाते जाइए आगे। तो इसमें सुझाव ये है कि जो एनजीओज हैं और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या दोनों स्थानों पे बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि कुछ सीरियस वर्क हो। वो एक दूसरे की प्रशस्ति और तारीफ करने की जगह नहीं है। ये एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही गंभीर मामला है ना। और एक आध बार ऐसा होता है कि उसमें जो अपोजिशन से लोग होते हैं वो किसी विषय विशेष को उठाते हैं, बाकी कोई ऐसी गंभीर चर्चा नहीं होती। उसी में मैं एक बात बता रहा हूँ, एक बार मध्य प्रदेश राज्य में मैंने इंटरवीन किया था। एक्ट के अंतर्गत प्रावधान है डेली वेजेस जो लॉस होता है उसका कंपेंसेशन का, डीए देने का है, खाने पीने का भी पेमेंट करने का है। तो आपको आश्चर्य होगा कि टोटल एट्रोसिटी के केसेस में जितने विक्टिम्स थे और उनको और विटनेसेस को कोर्ट में जाने आने के लिए जो पैसा दिया जाना चाहिए था वो 10 रुपए प्रति व्यक्ति बैठ रहा था। 10 रुपए प्रति व्यक्ति सर, प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति, दिन नहीं सर, प्रति व्यक्ति टोटल। यस सर। तो वो किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है इसको एक बार अच्छे से देखे जाने की जरूरत है। हम लोग चूंकि इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, हमारे साथी लोग भी, तो हम लोग का चश्मा थोड़ा अलग होता है। हम लोग अतिरिक्त सदाशयता रखते हैं कि एक्ट अच्छे से लागू हो ताकि घटनाएं घटें, गंभीरता से घटनाएं घटें। अगर जो है सभी जो पक्ष हैं, चाहे वो हमारे कानूनविद हों, चाहे जो है कानून को लागू करने वाली एजेंसीज हों, या हमारे जैसी संवैधानिक संस्थाएं, उसी गंभीरता से अगर इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेंगे, तभी ये एक्ट बहुत अच्छे से सफल हो सकता है। आगे के उसमें मैंने यही सब चीज़ें बताई हुई हैं और कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं। ज़्यादातर केसेस में जो एसटी के ऊपर मिस्टर कांत ने भी बताया, पुलिस थाने से अगर आपका जो 2 सेक्शंस लगे हैं, अगर लैंड को डिस्पोजेस करता है या इंक्रोच करता है कोई नॉन एससी एसटी ट्राइबल लैंड को या एससी की लैंड को, तो एससी एसटी एक्ट के प्रावधान लागू करेंगे। पहला रिएक्शन जो थाने से होता है, ये तो दीवानी प्रकृति का मामला है, सिविल केस। कहाँ लिखा हुआ है? एक्ट में ही सेक्शंस हैं एफ और जी, इसको ऑफेंस बोला गया है। लेकिन हमारे कमीशन में जो ज्यादातर केस आते हैं एट्रोसिटी के, जो केस जिसको हम लैंड एट्रोसिटी करके दर्ज करते हैं, वो यही होते हैं कि वो तो थाने में गए और वहां से भगा दिए गए कि ये तो सिविल डिस्प्यूट है, दीवानी न्यायालय में आप जाइए, वहां लड़िए, जबकि एक्ट में ऐसा नहीं है। तो जब पुलिस अधिकारी ही इसको ढंग से लागू नहीं करेंगे तो फिर उनके पास और क्या रह जाएगा? और क्या सबके पास ये जानकारी है, इतनी अवेयरनेस है कि कमीशन में आ जाए या एससी या एसटी के कमीशन में? तो ये सब जो है कुछ समस्याएं हैं। अगर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट
का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं किया जा रहा है। 2006 का अधिनियम है, 20 साल हो चुके हैं, अब नहीं देंगे तो ज़मीन कब देंगे? और ऐसा नहीं है, जब वो रिजर्व फॉरेस्ट बना या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी, ट्राइबल पहले से रह रहे हैं, उसको डिक्लेयर बाद में किया गया है। और आप अगर इंडिया के ट्राइब्स के डिस्ट्रीब्यूशन के मैप को और फॉरेस्ट के मैप को ओवरलैप करेंगे तो दोनों एक ही है। तो इसका मतलब है कि जहां ट्राइब रहते हैं फॉरेस्ट वहीं बचा है, बाकी जगह खत्म हो गया। तो अगर एक्ट को ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है तो इसको भी एक ऑफेंस मानना चाहिए SC/ST एक्ट में। बाकी कुछ सजेशंस हैं, जैसे अभी मीटिंग बहुत तय नहीं रहती, इसके फिक्स कैलेंडर अगर बना दिए जाएं तो ये बेहतर होगा। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल विजिलेंस और मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग्स होती हैं, इसको पब्लिक करिए ना, रिपोर्ट को, जो भी रिपोर्ट है उसको पब्लिक डोमेन में डालने में क्या दिक्कत है? इसमें शेड्यूल ट्राइब्स के कंटेक्स्ट में जो पेशा रिप्रेजेंटेटिव्स है, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज, उनको शामिल करना चाहिए। इसको प्रॉपरली रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बढ़ाए जाने चाहिए। और ये सब्जेक्ट जो है अगला वाला, इंटर एजेंसी पॉलिसी कन्वर्जेंस मॉडल, इसको कवर किया है। यहाँ ट्राइबल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ये है, ट्राइबल्स की अपनी लैंग्वेज होती है ना, और अगर इंग्लिश में या हिंदी में हम जाके बताएंगे तो वो उतना इफेक्टिव उनके लिए नहीं रहेगा। उनकी गोंडी है, उनकी कोरकू है, उनकी अपनी भाषाएं हैं, कुड़ुक हैं, अलग अलग राज्यों में अलग भाषाएं हैं। इस चीज़ को अगर उनकी भाषा में अगर समझाया जाए तो वो एक्ट के बारे में ज़्यादा जानेंगे और हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ को ज़्यादा फायदा होगा। तो मोटे तौर पे मैंने कमीशन में जो भी होता है, एक सजेशन और है कि ये जो पेमेंट होता है मॉनेटरी कंपनसेशन का, आजकल जनधन खाते लगभग खुल ही गए हैं सबके, फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। इसको एट्रोसिटी वाला जो आपका ऑटोमेटेड सिस्टम है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, इसके साथ अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए और ऑनलाइन पेमेंट पहली किस्त या दूसरी किस्त या तीसरी किस्त दी जाए, और डेटा ये भी रिवील करता है सर कि फर्स्ट किस्त तो दे ही दी जाती है, सेकंड और थर्ड में बहुत ही डिस्क्रिपेंसी है, और थर्ड तक आते आते तो मतलब परसेंटेज बहुत ही कम हो जाता है, 5-10%, और ज़्यादातर केस में चूंकि वो प्रूव नहीं होता है तो ये तो आता ही नहीं। तो मैंने, हमारे साथी अधिकारियों ने, स्पीकर्स ने ज़्यादातर चीज़ कवर कर ली थी। मेरे लिए जो बचा था मैंने कोशिश की है कि हिंदी में इसको प्रस्तुत कर सकूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही सरल भाषा में बताया कि किस तरीके से ग्राउंड में चैलेंजेस फेस करते हैं लोग, FIR रजिस्ट्रेशन से लेकर के एंड रेमेडी तक, और लो रेट ऑफ कन्विक्शन भी है। और आपके जितने भी रिफॉर्मेटिव सुझाव थे वो बहुत ही अच्छे हैं। इसी के साथ हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए फिजिकल क्वेश्चंस लेंगे। यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं वो अगर कुछ क्वेश्चंस हैं उनके तो वो स्पीकर्स को पूछ सकते हैं, कोई भी जो क्वेश्चंस करना चाहे यहाँ पे। सर मेरा दो प्रश्न हैं इनफैक्ट। एक तो जो रूल्स हैं, लॉज और एक्ट्स जो बने हैं, इनका जो इंटेंशन था दैट वाज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही सेंसिटिव इंटेंशंस हैं, पर इसका आज के दौर में जैसे मिसयूज़ की बात भी की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे अभी आपके केशव महतो वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार हुआ, या डॉक्टर आनंद राय वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, तो उसमें उन्होंने कुछ बताए हैं कि कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो एट्रॉसिटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो इस तरह के भी, क्योंकि हर चीज़ का एक दूसरा पक्ष भी होता है, चाहे वो लेडीज़ के प्रति जो अत्याचार होता है उसमें भी आजकल इतने सारे फॉल्स केसेस आप देख रहे हैं। तो इसको, इस तरह की चीज़ों को कमीशन कैसे हैंडल करता है, क्योंकि इस तरह के कंप्लेंट्स भी बहुत आते होंगे। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, मतलब एक तो आप जो बोल रहे हैं कि पूरे, मतलब हम लोग सब, आई एम हिस्ट्री स्टूडेंट सो आई नो कि मतलब किस तरह से अत्याचार हुआ सब कुछ, और आज भी हो रहा है, मतलब ऐसा कि नहीं चीज़ों में कमी, अब रिपोर्टिंग ज़्यादा होने लगा है। तो बट हाउ डू यू मेंटेन दैट बैलेंस, मतलब व्हेन सच कंप्लेंट्स कम, हाउ डज द कमीशन, या इफ समथिंग इज कमिंग डायरेक्टली टू कमीशन, पीपल आजकल दाएं बाएं सब लोग लिखते रहता है, पीपल जस्ट राइट दे, तो हाउ डज द कमीशन टैकल सच इश्यूज व्हिच आर वेरी सेंसिटिव एंड अपने आप को सैनिटी बनाए रखने के लिए कैसे करते हैं आप लोग, मतलब एनीबॉडी कैन टेक दैट। स्टालिन बोलेंगे आप या मैं? जी सर, such a good question, sir. I was about to cover this, one of the slide I kept it for that purpose only. If you can reopen my slide, if any who is having the access, can you please reopen my slide?
So sir asked a good question. अभी तो misuse, basically when it's come to misuse, देख लीजिए सर, ये misuse of law है ना, हर जगह पे है सर, हर एक्ट पे है. देख लीजिए स्पेशल एक्ट कहाँ कहाँ हमने लेके आया है, उस पे एक्चुअली मिसयूज तो है. आप डोमेस्टिक वायलेंस ले लीजिए, डोमेस्टिक वायलेंस आज कितने लोग किस तरीके से हस्बैंड को हरास कर रहे हैं आपको तो पता है. एंड आप देख लीजिए पॉश एक्ट, वो भी मिसयूज. देख लीजिए पोक्सो एक्ट, वो भी मिसयूज हो रही है. SC ST एक्ट ये भी मिसयूज हो रही है. मैं एक्चुअली ऐसे नहीं बोलता हूँ मिसयूज नहीं हो रही है करके. The point is actually very percentages may be different from one place to another place. This PowerPoint पे मैंने एक jurisprudence actually लेके आया था, evolving jurisprudence, especially when it's come to balance this thing. एक केस था स्वरण सिंह वर्सेस स्टेट पे 2008 पे हुआ था. एक पॉइंट है सर, उस पे एक वर्ड है, प्लेस विद इन पब्लिक व्यू एंड इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पब्लिक प्लेस. आप हमारा एक्ट देखेंगे तो ये वर्ड मेंशन्ड था, दैट वेयर एवर एक्चुअली दैट atrocity happened, or if someone is abusing you, or if you are साथी सूचक शब्द यूज किया गया है, प्रयोग यूज किया गया है, that it should actually comes within the place within public view पे आना है. मतलब क्या बोल रही है, that दो लोग एक्चुअली फोन पे बात कर रहे हैं, फोन पे बात करने समय पे गालियां दे रही है. आजकल तो गालियां इट्स वेरी कॉमन हो गया, प्रीफिक्स सफिक्स हो गया. Whoever talks with your friends or anyone ना, if without prefix, without suffix, गालियां हमने बात ही नहीं करते when it's come to a personal talk. But the same time, if it is in a purview of other people, apart from the complainant, apart from the offenders, we need other people also in that. So we actually verify that first, whether it happened with the public view से हुआ क्या, वो देखते हैं हम when it's come to a complaints. Sometimes कुछ चीजों जबरदस्ती इन्होंने लेके आता, मेरे को जाति सूचक शब्द यूज किया गया है. They might have given 5 lakh rupees. He might have not giving back that 5 lakh rupees back. They are taking it to the police station. Police station is not filing any FIR because civil dispute है. Then they will say, come and say, इन्होंने जाति सूचक शब्द प्रयोग यूज किया गया है मेरे के ऊपर, चूड़ा चमार भंगी, मैं पैसा नहीं देता हूँ करके बोला करके ऐड करके देते था. So in that point of time we ask for this public view पूछते था. In that case we require for 2 affidavits, independent affidavits. We ask that it has happened with the public view, then we will go for the SC ST Act. That is the one way we are doing it. Sometimes even we started monitoring the this also. I don't know ST Commission पे से case हुआ करके. After I took up a charge here, I have identified one case, one particular petitioner who have submitted 11 petitions with the SC Commission, and off the record I am telling, don't record it anywhere, and he got 18 lakh rupees as a compensation. 18 lakhs. Then I wrote it. Then we conducted a spot visit to the victim's house, first time in SC Commission history. Then we identified around, he was a lawyer, and he used his actually some toilet use करते ना ये acid, वो acid को हाथ पे लगा के and उनका मम्मा को and उनका sister को हाथ पे लगा के वो डाल दिया था इस पे, क्या है, acid attack पे. So acid attack 8 lakh है. So he actually joined hand with the police SHO, joined hand with the local district social welfare officer, and filed the acid attack, got 8,25,000 rupees. And he had a gang rape complaint against his own sister, got again 8,25,000 rupees. Essay he has got 18 lakhs. We have identified and we have actually gone for an FIR against him, misuse of those act. Then again we have actually started the process of recovery. So this happens actually. So everywhere it is there. The point is, if we are talking about that exemptions, what happens? It becomes examples. Again, the integrity of this act comes down. Like here and there, husband का harassment हो रही है, उसको लेके हम domestic violence को act को actually नीचे नहीं कर सकते. Same इधर उधर misuse हो रही है POSH act को, इधर उधर POCSO act को misuse हो रही है, उसको लेके हम इसका नीचे नहीं कर सकते. Balance लेके लेना पड़ता था. इस पे ही थोड़ा 2-3 case laws है. Supreme Court भी इस पे view बढ़िया सा लिया था. So when it's come to Hitesh Kumar versus State of Uttarakhand पे, they have clearly said that every offence involving an SC/ST person is not automatically an offence under the SC/ST PO Act.
So what we need to do is statutory ingredients होना है. That's the reason I brought that element of the crime when it's come to. So that element of the crime को understand करना पड़ते हैं. Then only we can bring the balance approach there. And quality when it comes to, you know, the mechanically हम इस पे sections को and analysis नहीं करना चाहिए बस. So balance ऐसे ही इधर उधर हम करना पड़ के आगे बढ़ना पड़ता है. सिटी कमीशन का भी सर सिमिलर स्टैंड रहता है. इस तरह की गलत झूठी कंप्लेंट्स को हम लोग जब पता लग जाता है तो एंटरटेन नहीं करते. गलत. एक और मेरा इशू था कि अभी इट इज़ बिकॉज यू नो SIR एक्टिविटीज जैसे इलेक्शन कमीशन का चल रहा है और आप बोलते हैं ट्राइब्स का, क्योंकि दे डोंट हैव एनीथिंग टू प्रूव दैट दे आर नेटिव ऑफ, यू नो, दैट दे डोंट हैव एनी लैंड, मतलब वो ज़मीन पे रह रहे हैं, उसको प्रूव करने जैसे आप बता रहे थे, उसके लिए भी उनके पास कागजात नहीं होते. तो ऐसे में हाउ डू दे, मतलब हाउ डज द इलेक्शन कमीशन टेक किया कोई भी जो मतलब है, हाउ डू दे गेट देयर राइट्स इलेक्शन या वोटिंग राइट्स में, इस तरह के ड्राइव्स में हाउ डू दे सेव देमसेल्व्स एंड वोटर वो पहले भी थे. जब वो SIR पिछली बार हुआ था 2002-3 में, तब भी अगर उनके फादर ग्रैंडफादर कोई रहे होंगे तो ये प्रूफ हो जाता है कि वो फैमिली वहाँ रिसाइड कर रही है. और फॉरेस्ट राइट एक्ट का जहाँ तक प्रश्न है, 13 डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि वो उनका क्लेम सही है या नहीं है. उसमें सैटेलाइट इमेजरीज उस समय की हैं, उनको भी यूज़ किया जाता है कि वो वहाँ खेती कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे. और इसके अलावा थोड़ा ईज़ के लिए एक चीज़ और डाल दी गई है, जो 5 बुजुर्ग लोग हैं उनके स्टेटमेंट को भी अगर लिया जाए तो ये माना जाएगा कि वो वहाँ रहते हैं. दूसरा इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे और एक होते हैं सर, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स करके, क्या बोलते हैं, काइतान हिंदी वर्ड मेरे को प्रोनाउंस नहीं कर पा रही है. रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स पे हम लोग एक्चुअली उसका निकाल देते हैं, निकाल के सर्टिफिकेट्स बनना है, देना है, इशू करना है. हाँ, दिस अलग है सर. रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स करके एक होते था, खैतान पता नहीं है, खतोनी एंड दूसरा है. एंड वी इन सच केसेस वी कमीशन ऑर्डर फॉर अ सोशल इन्वेस्टिगेशन टीम, डिस्ट्रिक्ट लेवल सोशल इन्वेस्टिगेशन टीम बन के, वो सोशल इन्वेस्टिगेशन टीम इंक्वायरी करके उनका पूरा हिस्ट्री निकाल के सर्टिफिकेट के लिए स्क्रूटिनी, कास्ट का सर्टिफिकेट स्क्रूटिनी कमेटी को प्रपोज करने के लिए बोल देते हैं. ये चीज करते थे सर. Thank you, sir. We have one online question with us. इस एक्ट के तहत गांव और रिमोट एरियाज में रहने वाले लोग कैसे लीगल सर्विस ले सकते हैं? This was asked in online session. Anybody of you can take up this question. Since it's in Hindi, I request R.K. Dubey sir. ऑनलाइन ले सकते हैं तो. हाँ, श्योर. जो हमारी न्याय प्रणाली है उसमें ये प्रावधान किया गया है, एक्ट में भी प्रावधान है. जो सरकारी वकील हैं और डिस्ट्रिक्ट सेल है जो इनको, हाँ, लीगल हेल्प एंड लीगल रेमेडीज के लिए वही है. ज़्यादातर मामलों में हमारे पास ST के लोगों के पास पैसा नहीं रहता है और वहाँ तक पहुँच नहीं रहती है. बेसिकली यही इशू है. और हर ज़िले में इस तरह की जो विधिक सहायता देने के लिए, लीगल सहायता देने के लिए सेल गठित हैं. अगर कोई व्यक्ति जो पीड़ित है वो उनसे संपर्क करता है तो वो सहायता देते भी हैं, है ना. ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं. लेकिन ये सब सुविधाएं जो है मुख्य रूप से जिला मुख्यालयों पे उपलब्ध हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे हैं. उसके नीचे के फॉर्मेशंस में उतनी ही वो कमी होती जाती है. ये प्रैक्टिकल चीज़ है. तो उनको अप्रोच करना पड़ेगा जो जिला विधिक न्यायाधिकरण है वहाँ पर सहायता के लिए. इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी सर. गांव और रिमोट एरियाज में अगर किसी को तुरंत कोई सुविधा चाहिए, कोई लीगल रेमेडी चाहिए, तो वो हमारे टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 14454 पे कॉल करके सहायता ले सकते हैं. इसके अलावा न्याय बंधु प्रोग्राम के तहत भी हम वकील देते हैं, जिसमें SCs और STs को फ्री में वकीलों की सुविधा दी जाती है. तो वो उसमें ऑनलाइन रजिस्टर करके वहां से भी वकील की सुविधा ले सकते हैं. तो जहाँ तक केसेस कमीशन में रजिस्टर कराने की बात है, दोनों कमीशंस के पास टोल फ्री नंबर है. 1811-7777 SC कमीशन के लिए है और 8888 हमारा है, NC ST का है. हमारा जैसे कि डेडिकेटेड पोर्टल है, SC कमीशन का भी पोर्टल है. ऑनलाइन ग्रीवेंस भी की जा सकती है. ट्राइबल एरिया में इशू होता है कनेक्टिविटी का, नेटवर्क का, उसमें दिक्कत आती है, ये हमारी जानकारी में. लेकिन बहुत जल्दी हम मोबाइल पे भी लाने वाले और ये जल्दी ही मोबाइल पर भी मिलने वाला है. मोबाइल आजकल लगभग काफ़ी अंदर तक पेनिट्रेट कर गया है, ट्राइबल एरियाज में पहुंचा है. और ऐसा नहीं कि विक्टिम खुद ही करे, उसके पास होना जरूरी है.
वो अपने किसी साथी या मित्र या परिवारजन के मुखिया, गांव के मुखिया से उनको भी कर सकता है। एक सजेशन इसमें सर ये जरूर है कि जो हमारी पंचायतें हैं ट्राइबल एरियाज में, वो पेशा पंचायतें पेशा एक्ट के तहत जो गठित हुई हैं, वहाँ पर अगर अवेयरनेस बढ़ाई जाए और एक्ट के प्रावधान वहाँ पर इसका प्रचार प्रसार प्रॉपर हो, तो ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर वहाँ से निकलेगा, उनकी भाषा में। उनकी भाषा। सर हमारे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की एक बहुत अच्छी एक स्कीम है, दिशा स्कीम। इसमें हमारे पास डिज़ाइनिंग इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। सर इसके अंदर 3 कंपोनेंट हैं। सबसे पहले हमारा टेली लॉ आता है सर। इसमें हम प्री लिटिगेशन लीगल एडवाइस देते हैं। इसमें सर होता क्या है, ये CSC के माध्यम से और मोबाइल ऐप के माध्यम से और टोल फ्री नंबर जो जैसा नम्रता ने बताया 14454, सर इसके थ्रू हम को किसी भी बेनिफिशियरी को लीगल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं फ्री में। और उसे हम उन जो भी बेनिफिशियरी है सर, उन्हें हम पैनल लॉयर से डायरेक्ट कांटेक्ट कराते हैं नंबर के थ्रू। क्योंकि सर रूरल एरियाज़ में CSC हमारा एक एक एजेंसी है कांटेक्ट की, सो उनके थ्रू हम रूरल एरियाज़ में पेनिट्रेट कर चुके हैं सर। न्याय बंधु में सर हम सेक्शन 12 के तहत जो भी बेनिफिशरीज़ हैं उनको हम कवर करते हैं सर। उसमें सारे वल्नरेबल ग्रुप्स आ जाते हैं, विमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, इन्हें हम फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल रिप्रेजेंटेशन दिलवाते हैं कोर्ट्स में। एंड वी मेक श्योर कि कोई भी जो है वो जस्टिस का इनएक्सेसिबिलिटी उन तक ना हो सर। और जो तीसरा कंपोनेंट है जिसके अंदर ये वेबिनार हो रहा है, LLAP लीगल अवेयरनेस एंड लीगल लिटरेसी प्रोग्राम जो हमारा है सर, इसमें सर हम अवेयरनेस कैंपेन्स कराते हैं। हमारी एजेंसीज़ हैं ऑल अराउंड इंडिया जिनके थ्रू हम अवेयरनेस कैंपेन्स कराते हैं सर। और इसमें हम मटेरियल्स जो हैं वो भी डेवलप कराते हैं। सो दैट्स अबाउट दिशा सर। थैंक यू। न्याय सेतु सर एक अभी हमारा AI ड्रिवन जनरेटिव AI द्वारा बनाया गया है सर, एक ऐप है, मोबाइल ऐप है, और उसका पोर्टल भी है सर। उसमें आप कभी कहीं से भी मतलब वॉइस टेक्स्ट बेस्ट है कि वो टेक्स्ट के आप यू डोंट हैव टू टाइप एनीथिंग, वॉइस फर्स्ट इनिशिएटिव है सर ये। तो आप जो शेड्यूल्ड हमारे 22 लैंग्वेजेस में है, भाषिनी के हेल्प से हमने इसको डिज़ाइन करवाया है। देशिका हमारी उसकी मैस्कॉट है। तो बेसिक लीगल एडवाइस जो भी आपको जानकारी चाहिए, कौन से सेक्शन के अंदर, कौन से लॉ के अंदर आपको क्या सहायता, कहाँ जाना है, कहाँ आप जा सकते हैं, कौन से धारा के अंदर आप केस फाइल कर सकते हैं, ये सब कुछ वो जानकारी आपको बेसिक जानकारी देती है, ऑथेंटिक जानकारी। क्योंकि वो हमने न्याय सेतु मोबाइल ऐप है सर, ये एंड्रॉयड पे भी है और एप्पल का स्टोर्स पे भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं सर। उसके अलावा उसमें सारे वो लिंक्स भी हमने दिए हैं, टेलीफोन नंबर है उसको भी वो कनेक्ट, आप उसमें सारा कुछ एक जगह एक ऐप में आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। इट विल टेक यू टू दैट लिंक। तो आप उसके थ्रू टेली लॉ में भी आप पहुंच पाएंगे, न्याय बंधु में पहुंच सकते हैं। और टेली लॉ के इससे बता रही थी अभी समृद्धि, ये विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स हमारे होते हैं। ये CSC मतलब विलेज, हर गांव में 2.5 लाख हमारे CSCs हैं जो पूरे पंचायत लेवल पे काम कर रहे हैं। ये विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, लोकल कम्युनिटी के ही वो लोकल बनिया या कह सकते हैं, जिनके पास वो वेयर विथ हॉल है कि एक छोटा सा खोखा खोल के, एक छोटी सी दुकान खोल के वहाँ पे एक अपना PC प्रिंटर ये सब रहते हैं। तो वहीं पे और 80% लोग उनको ही अप्रोच करते हैं क्योंकि वो लोकल होते हैं। पान की दुकान है साथ में, वो भी खोल लिया, साथ में छोटा सा कमरा भी होता है उनके पास, जहाँ औरतें अगर वो सेंसिटिव हैं, कुछ अपना खुल के बताना चाहती हैं, तो वहाँ पे आराम से बता सकते, डिपोज कर सकती हैं। तो जो जाते हैं लोग, उनको वहाँ पे वो रजिस्टर करते हैं, उनका बेसिक डिटेल, फिर उनको स्लॉट्स देते हैं। कौन सा वकील, हमारे पैनल में 310 वकील का एक टारगेट हमने रखा, अभी 200+ वकील अभी इस पर रजिस्टर्ड हैं पूरे देश में। मतलब वो कहीं से भी आपको तुरंत वो कनेक्ट कर देंगे। वो आपको स्लॉट चूज़ करना, उसमें से 24 घंटे और 48 आवर्स में वकील फिर आपको कॉल बैक करते हैं एंड देन वो वकील के साथ संपर्क जोड़ते हैं। उसके अलावा अगर आप, क्योंकि जो लोग लिटरेट हैं, जिनको खुद हैं, वो आप मोबाइल ऐप जो सिटीजन्स ऐप है वो डाउनलोड करके उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। उसी तरह से हमारे जो न्याय सहायक हैं, घूम घूम के दरवाजे वो लोगों को रजिस्टर कराते हैं, सिटीजन्स ऐप डाउनलोड करते हैं, विधि बैठक कंडक्ट करते हैं, वो VLOs के माध्यम से विधि बैठक कंडक्ट करते हैं लेवल पे, ब्लॉक्स में, खास करके ये स्पेशल ब्लॉक्स में। तो ये न्याय सहायक है, जो न्याय सेतु ऐप है, ये बहुत ही अच्छा सर, इसमें कुछ नहीं है, फटाफट सब लोग डाउनलोड कर लें इसको। अगर आप पॉपुलराइज कराएंगे सर तो इट्स अ विन-विन सिचुएशन। मतलब यू डोंट नीड ए लॉयर और ऑटोमेटिकली शी विल गिव यू द बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो आपको मतलब कोई मूर्ख नहीं बना सकता। एटलीस्ट यू आर लिटरेट, लीगली लिटरेट टू नो विच आर द सेक्शंस विच विल एंड व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल अंडर सिंपल लॉ। सारे BNSS जितने भी हमारे लेटेस्ट हैं सब हमने उसमें फीड कर रखे हैं। 15-16 अभी 20 के करीब हमारे एक्ट्स जो रोज़ हमारे इसमें केसेस आते हैं, चाहे वो
साइबर फ्रॉड्स हैं या category हैं, sir, चेक बाउंस का केसेस है, सब कुछ उसमें हमने फीड कर रखा है सर, तो एटलीस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उनको बेसिक लीगल नॉलेज जी सर, जी जी। अब हम इसमें स्टेट्स का भी लाने की कोशिश करेंगे, स्टेट लेवल स्पेसिफिक लॉज हम उसको भी फीड करेंगे, तो जैसे से ये सिस्टम ये लर्न करेगी, इससे मशीन लर्निंग, तो जितना वो अभ्यस्त होगी उसमें उतना ज़्यादा और पॉइंटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। सर न्याय सहायक, क्योंकि हमारे 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक टारगेटेड ही ऐसे हैं जो पिछड़े हैं, स्पेशली ये सारे मेजरली अगर हम देखे जाएंगे तो ये ट्राइबल ब्लॉक्स ही हैं। सो वी आर ट्राइंग कि हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करवा सकें, और सारे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके भी हेल्पलाइन नंबर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, सो दैट एन इंक्लूसिव ग्रोथ कैन बी गिवन टू दिस प्रोग्राम। Thank you, sir. Thank you for the insightful session. As we move towards the end of this webinar, मैं एंड में यही कहना चाहूँगी कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि किसी समाज की वास्तविक पहचान इस बात से होती है कि वह अपने सबसे कमज़ोर वर्ग के साथ कैसा व्यवहार करता है। तो हमें उसी स्पिरिट को आगे लेके जाना चाहिए। और अंत में मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे अंडर सेक्रेटरी श्री गौरव कुमार त्रिपाठी सर को आमंत्रित करना चाहूँगी। सर प्लीज़। थैंक यू नम्रता। तो जैसे कि हम इस वेबिनार के कंक्लूजन पर आ चुके हैं, तो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस डिपार्टमेंट आई स्पेशली थैंक्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल टू NCSC and NCST commissions for nominating 3 most wonderful speakers of recent many webinars. So first of all, so thankful to NC, both the commissions, and then I sincerely convey the thanks to first Sri Dr. R. Stalin, Deputy Director sir, especially because of his basic ideas. Through he conveys his all the ideas through basic statements, very simple examples, and he conveyed his entire presentation to everybody. Thereafter, I sincerely thanks to Sri Punren Khan sir. He given us enlightful ideas on the core working of NCST commissions as well as legal remedies available under the acts. And finally, I thanks to our third speaker, Sri R.K. Dubeji, retired director, who brought us on the ground realities. Actually, we read and we write what's written in the acts, but what is happening on the fields and what actually remedies we required. That he enlightened us, which many of us was unaware prior to this webinar session. Thereafter, we always thanks, as we always say, thankful to our Joint Secretary sir, whose guidance and kick-off start of this webinar just enlightened the mood. Then not of the least, our Director sir, who were silent during entire the conversation, but his verbal, non-verbal and written guidance from preparation to this webinar and during the entire webinar really guided us. Then I thanks to all the audience present here who patiently listened to us and raised some questions, and the audience connected through VC, we also thankful to you. Thereafter, I thanks our entire team, like our Disha PMU team, our social media team and CSC team, who work hard for making this webinar a successful webinar. And some of us prior to this webinar were asking, sir, kya last में शायरी नहीं सुनाएंगे? So I going to end with the शायरी on this topic कि भेदभाव की दीवारें अब ढहने लगी हैं, भेदभाव की दीवारें अब ढहने लगी हैं, इंसाफ की किरणें हर चौखट पर रहने लगी हैं, इंसाफ की किरणें हर चौखट पर रहने लगी हैं, और कानून का कवच लाया है एक सुनहरा सवेरा, कानून का कवच लाया है सुनहरा सवेरा, जहां सिर उठाकर जीने की हवाएं बहने लगी हैं। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।